अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम बिस्मिल्लाह सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम नासिर साहब हैं, जो हमारे तलीम इस्लाम कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं और आजकल ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। आज हम आपसे तारफ़ हासिल करेंगे। हम मोहतरम डॉक्टर असलम नासिर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपना तारफ़ हमसे करवाएं और कुछ मालूमात हमें दें। जनाब डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद असलम नासिर है। मैं रवा में मई 1953 में पैदा हुआ था, जो क्वार्टर अंजमन अहमदिया हॉस्पिटल के सामने बने थे, उनमें पैदा हुआ था। तो फिर कुछ महीनों के बाद वाला साहब की ट्रांसफ़र हो गई सिंध में जमात की ज़मीनों पर, तो फिर हम वहाँ चले गए। तो बचपन मेरा थोड़ा सा जो था वो सिंध में गुजरा, एक विलेज में, नूर नगर फार्म जगह का नाम था। तो वहाँ वालिद साहब बीमार हुए, घोड़े से गिरे और काफ़ी जख्मी हुए थे। तो वो फिर इलाज की गरज से वापस रबड़ा बुला लिया गया। तो उस वक्त 62-63 का टाइम था, 1962। तो मैं उस वक्त तकरीबन 10-11 साल का था, तो 9 साल का था। अ, तो बहरहाल, तो वो फिर बाकी टाइम मेरा रवा में गुजरा है। बीएससी के बाद मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी चला गया था, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। तो एमएससी वहाँ से की थी, तो 75 से 77 तक। तो उसके बाद फिर जाना तो मैंने था पीएचडी के लिए इंग्लैंड, मगर उसमें कोई रुकावट पड़ गई थी। तो जिसकी वजह से मैंने हुजूर को कहा कि मुझे आप अफ्रीका भेज दें। तो मैं फिर घाना चला गया और वहाँ 3 साल घाना में गुजारे थे। ये मौजूदा हुजूर भी उस वक्त वहीं थे, तो इनके साथ काफ़ी अच्छा और फ्रैंक टाइम गुजरा था वहाँ पे। डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर आप ये बताएं पहले कि आप कब प्राइमरी स्कूल में गए और कौन सी जगह पे आपने प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की तालीम हासिल की, और किस मोहल्ला में आप रवा में आपकी रहाइश थी। तो उस बारे में भी कुछ आपके बचपन के दोस्त जो आपको याद हों, तो उनका भी कुछ जिक्र हो जाए स्टार्ट में। अ, जो मेरा बिल्कुल इब्तदाई बचपन है, वो तो गुजरा था अंजमन के क्वार्टरों में, तहरीक जो जदीद नए के नए क्वार्टरों में। टीचर बने थे। तहरीक 52 में नहीं, हाँ जी। वो अंजमन के क्वार्टर में पैदाइश अच्छा हुई थी ना। अच्छा अच्छा, ठीक तो और वहाँ तकरीबन मैं 1.5 साल का था जब वालदा और वालिद साहब सारे, हम दो, मैं ही था अकेला उस वक्त। तो फिर हम सिंध चले गए थे। तो है। बचपन सिंध में गुजरा था, यानी पहले 7-8 साल। और वहीं प्राइमरी स्कूल शुरू किया था सिंध में। तो वो हम सिर्फ 4-5 लड़के थे, अहमदी थे। वो छोटा सा फार्म था जहाँ पे 3 अहमदी फैमिलियां थीं। तो मैनेजर साहब थे, उनके 2 बच्चे थे उस वक्त। तो वो दोनों मुझसे छोटे थे, तो उनसे बचपन में तो था राब्ता, उसके बाद ख़त्म हो गया, मालूम नहीं इस वक्त कहाँ पे हैं। तो और हमारे जो टीचर थे वो मास्टर यूसुफ साहब थे। प्राइमरी स्कूल में। उनकी, हाँ जी, प्राइमरी स्कूल में। जी तो पहली 3 क्लासें मैंने वहाँ की हैं, सिंध में, फार्म पे ही। जी। तो बहरहाल बहुत अच्छा वक्त गुजर गया है। जो एक वाकया याद है कि अभी कच्ची में था, 4 साल की उम्र थी। तो बस हमारी एक्टिविटीज सिर्फ यही थी, मस्जिद चले गए। मस्जिद तो नहीं थी, वो एक जगह थी जहाँ हम 4 अहमदी अहमदी फैमिलियां इकट्ठी होकर नमाज पढ़ते थे। तो नमाज के लिए जाने का शौक था। और हमारे उस्ताद आते थे, उनके साथ मतलब हम शेयर करते थे अपनी लाइफ। तो वो एक दफ़ा मुझे गड्ढे पे बिठा के ले गए बड़े गांव में। वहाँ हमारा इम्तिहान था। गालबन वालदा बताती हैं कि वो कच्ची का इम्तिहान था।
वहाँ कच्ची और पक्की थी, यानी किंडरगार्टन का। तो उन्होंने सवाल पूछा कि खुदा कितने हैं? तो मैंने कहा कि दो। कहने लगे कौन कौन? तो मैंने कहा कि एक अम्मी और एक अब्बू। कहते वो क्यों? क्यों? मैंने कहा कि हमारे मास्टर साहब ने बताया था कि अल्लाह मियाँ हमें खाना पीना देता है, कपड़े देता है। तो मेरी वालदा क्योंकि और वालिद साहब ये चीजें देते हैं, तो वही मेरे खुदा हैं। तो बहरहाल वो मुझे वाकया याद है। तो फिर जब हम रब्बा में आए हैं वापस, क्वार्टर तहरीक जदीद में, जो आखिरी क्वार्टर था वो भी नया नया बना था, 76 नंबर था उसका। तो हजरत अम्मा जान की कोठी के सामने था, और दूसरे कोने पे दारुल ज़ियाफत था, और पिछली तरफ मस्जिद महमूद थी। तो फिर बाकी बचपन वहाँ गुजरा है। तो वहाँ एक स्कूल था जिसको हम कहते थे कच्चे बाजार वाला स्कूल। वो तालीमुल इस्लाम प्राइमरी स्कूल था जमात का, दारुल रहमत में। तो वहाँ मैंने चौथी क्लास में दाखिला मेरा हुआ। ये तो वहाँ मैंने शुरू कौन से साल में ये आप आना? ये 63 की बात है, अच्छा। 1963 की बात। तो मैं तकरीबन 10 साल का था, 9 या 10 साल ना। तो बहरहाल वहाँ मास्टर हमीद साहब थे हमारे, एक हमीद सन्यासी साहब। उनके दो बच्चे थे, हारून और अदरीस। वो भी मेरे साथ मेरी क्लास में ही थे। तो कुछ और भी थे बच्चे, अब याद नहीं है कौन कौन से थे। एक वो सामने ही सुलंगी साहब का घर था, तो उनका भी एक बच्चा मुजीब सुलंगी मेरी क्लास में था। तो बहरहाल वो वक़्त गुजर गया। तो हम बाहर ईंटों पे बैठा करते थे। सर्दियों में धूप में बैठना होता था, और गर्मियों में कमरे के अंदर बैठते थे। कमरा क्या था बस, तो बाज बच्चे अपनी चौकियां साथ लेके आते थे, लकड़ी की बनी हुई। तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हम चौकी बनवा सकें। तो हाँ, अक्सर नीचे बैठते थे और घर से एक टाट लेके जाते थे। तो यानी ये जो है ना, पुराना बैग, जो गंदम का बैग होता था, बोरी, जी। उसको काट के बनाया गया था, उसकी किनारे सी के ना, अम्मी ने सी के दिया था। तो मैं उसे पे बैठा करता था। तो वहाँ चौथी और पांचवी मैंने पास की। तो फिर तालीम सलाम हाई स्कूल में चला गया, छठी क्लास में। तो और वो था 1964 की बात, 64 के आखिर में। और 69 तक हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हमारे उस वक्त जो हेडमास्टर थे वो इब्राहिम जमूनी साहब थे। अभी चंद दिन पहले जो आपने फोटो भेजी थी उसमें वो खड़े थे दरमियान में। जी। तो उनका एक बेटा जो छोटा था, दाऊद, सबसे छोटे से जो बड़ा था, वो भी मेरी क्लास में था। मगर वो पहले सीनियर क्लास में था, फिर किसी वजह से शायद ग्रेड इंप्रूव करने थे या या वो इम्तिहान पास करने पहले पहले वो हमारे साथ होता था, उसके बाद फिर वो थे। अच्छा। वो कई तो कई वो, लोगों का क्रॉस फॉल हो रहा हाँ है। जी। तो वो भी हमारे साथ था, मगर उसके शौक क्रिकेट था। इब्राहिम जमुनी साहब का जो शौक था वो क्रिकेट था। तो मेरा क्रिकेट से तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुना हुआ था कि ये अमीरों की गेम है, क्योंकि उसका गेंद भी महंगा है, विकेटें भी हैं, बैट भी है। हम तो फुटबॉल खेला करते थे, और फुटबॉल घर में बनाते थे, पुराने कपड़े इकट्ठे किए लोगों के घरों से, और फिर ऊपर से सी दिया उसको ना। तो वो गोल गप्पा सा होता था, फट जाता था कुछ अरसे के बाद। फिर घर वाले, कभी मेरी अम्मी ने, कभी किसी दूसरी औरत ने सी देना। तो एक दफा तो वो शेख नूर अहमद मनीर साहब थे, तो उनके जो बड़े भाई थे लाहौर में, काफी अमीर थे। तो उन्होंने एक दफा देखा उनके साथ खेले थे हुए, तो उन्होंने लाहौर से हमारे लिए फुटबॉल लेके आए थे। तो उनके भी बच्चे नासर, उमर, ताहिर हमारे साथ खेला करते थे। तो हमने तो फुटबॉल ही खेला है। और फुटबॉल मैंने 50 साल की उम्र तक खेला है, लीग में भी खेला है, और घाना में भी जब था तो
फुटबॉल की कोचिंग भी की और वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट टीम को मैंने मैनेजमेंट भी की थी उसकी, तो उसमें दिलचस्पी थी। तो बहरहाल वक्त अच्छा गुजर गया। मैट्रिक में मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। साइंस में मैं बहुत अच्छा था, मैथ में तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं अपने उम्र बच्चों को मैथ पढ़ाया करता था क्लास में। जो सवाल उनको ना समझ आए ना, तो मैं उनको कहता था मैं समझाता हूँ। तो जब मैं समझा रहा होता था तो मुझे भी समझ आ जाती थी, मेरा इल्म में भी इजाफा हो जाता था। क्योंकि आप, तो मेरा मैं, ख्याल है डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है आप ट्यूशन भी पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, शायद इसकी वजह भी हाँ जी, होगी। हाँ जी, ट्यूशन भी पढ़ाई है बकायदा, रेगुलरली पेमेंट पे भी। मगर मैं कहूँगा अगर बच्चा कोई कमजोर है ना, तो उसको कहें कि अपने से एक क्लास पीछे ट्यूटरिंग करे। वो जब ट्यूटरिंग करेगा ना, तो फिर वो उसका जो है ना सोचने की अहलियत और सीखने की अहलियत वो बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं इस वजह से मैट्रिक में बहुत अच्छा था। मैं अपने मोहल्ले के भी बाज बच्चियों को भी मैंने ट्यूशन पढ़ाई है। उस वक्त जो रेट था वो 10 रुपए पर महीना था। तो कॉटेज तरीके जदीद में मैंने बाज मरबियान की बच्चियों को भी पढ़ाया। एक बच्ची ने तो एमएससी फिजिक्स की थी, और मैंने उसको एमएससी के दौरान भी पढ़ाया था। मैंने उस वक्त अपनी एमएससी कर चुका था। तो वो फिर बाद में जामिया नुसरत में प्रिंसिपल भी रही हैं, महमूद चीमा साहब की बेटी। वो भी तो तो बिल्कुल आपके आजकल हमसाए थे मेरा ख्याल है आपके। जी हम सारे भी थे। हाँ जी। तो मैंने मतलब ट्यूटरिंग जो थी वो 9th या 10th में शुरू कर दी थी। मैं 10th में बकायदा पेमेंट लेके पढ़ाता था घरों में जाके ना। तो मैंने जिस तरह बताया कि ये चीमा साहब की बेटी थी, फिर एक और शेख नूरा मुनीर साहब की बेटी थी, उसका नाम ताहिरा था, उसको भी मैंने चंद महीने पढ़ाया था। तो उसके अलावा कुछ लड़के थे दारुसदर गरबी के, वो भी आते थे पढ़ने घर में। तो इस तरह मेरी जो थी ना मैट्रिक अच्छी नंबरों में हो गई थी। तो मैट्रिक के बाद यही ख्वाहिश थी कि कुछ जॉब अच्छा मिल जाए। उससे पहले मैंने छोटे छोटे जॉब किया करता था। रेलवे स्टेशन पे कुलियों का काम किया है, बाद भर रात को चला जाता था, वहीं सो जाता था। तो सॉरी, इसी तरह पहाड़ी के ऊपर पत्थर भी कूटे हैं, लकड़ियां काट के लाया करते थे, बेचा करते थे, लोगों की चारपाइयां बुनिया करते थे, लोगों का आटा पिसवा दिया, यार मीठा पानी लेके आया करते थे गर्मियों में खास तौर पे। तो बहरहाल वो वक्त बड़ा अच्छा गुजर गया, क्योंकि उस बड़ी वक्त बड़ी रबा बड़ी ने बहुत। बड़ी मेहनत आपने की है, और ये उसी मेहनत का ही नतीजा है कि अल्लाह ताला ने जी आपको आला तालीम से नवाजा। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर चौधरी हमीद अहमद साहब भी मीटिंग में शामिल हो गए हैं। तो अगर प्रोफेसर साहब कुछ सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चौधरी साहब। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। आपकी सारी जज़ाकल्लाह। लाइफ हिस्ट्री जो है बड़ी इंस्पायरिंग है। आपसे बात कुछ दिन पहले हुई थी, आपको हाँ जी, पहले मैंने एक बिल्कुल। जिद के वक्त तंग किया था, उसके बाद नहीं नहीं, याद है। कोई ऐसी बात नहीं है। अब भी ये जो आपने 1963 में दारुल रहमत के प्राइमरी स्कूल का जिक्र किया था, जी, मुझे पक्का नहीं याद। डॉक्टर सुल्तान शाहिद साहब को तो आप जानते थे ना? उस वक्त तो नहीं जानता था, उनका घर स्कूल के सामने ही था, हाँ, नहीं, जरा दूर। उनकी बेटी राशिदा, उसको वो नन्ही कहते, वो भी उन दिनों उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। और शाह साहब भी बताते कि वो नन्ही भी घर से बोरी लेके जाती है। यू आर नॉट द ओनली वन जो बोरी अच्छा। सारे मुझे, बल्कि मुझे याद है हाँ उन्होंने जी। एक दफा, प्रॉब्ली शी माइट बी सीनियर टू यू 1 or 2 year, तो हाँ, मुझसे शायद 1 साल या 2 साल शायद सीनियर होगी। उसने केमिस्ट्री में शायद एमएससी की थी। हाँ बिल्कुल। तो उनकी जो छोटी बहन है ना, उसका बुशरा, नाम था, बुशरा नाम है छोटे। वो मैंने जब जामिया नुसरत में पढ़ाया है तो वो मेरी क्लास में थी और अच्छा, बहुत और शरारतें किया करती थी। तो उनका मैंने एक बेटा दफा बुरहान, शाह साहब से शिकायत भी की थी। उनका बेटा बुरहान
बुरहान जी। वो उसने इसमें फारसी में एमए करके आज का वो लेक्चरर है कहीं, पहले तो रबा था, फिर चिन्होट शाह चला गया था। तो शाह साहब तो मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त भी थे, मेरे उस्ताद भी थे पहले, लेकिन बड़ा मोहब्बत का और दोस्ती का ताल्लुक था। हाँ जी। तो वो हम मैं तो 59 में टीआई कॉलेज में स्टाफ में आ गया था। अच्छा। तो मुमकिन है जब आपका आखिरी साल हो 1970 का, तो आपसे उस दिन भी जी। बात की थी। दैट वाज माय लास्ट ईयर इन अबाउट। हाँ जी। नहीं, मैंने आपको कॉलेज में देखा है, और आपका जो कमरा था वो जिधर बायोलॉजी डिपार्टमेंट थी, शरीफ साहब थे बायोलॉजी के टीचर, उनके करीब था कमरा आपका। नहीं, फिर आप किसी और को कंफ्यूज कर रहे हैं। बायोलॉजी आपका डिपार्टमेंट नाम लिखा हुआ था हमीर अहमद खान, मेरा ख्याल उसी गली में था या उससे जो पिछली गली थी, हमीद जो अहमद कमरे थे। खान तो नसीर खान साहब के भाई का नाम था। वो तो आपसे बहुत सीनियर थे, डॉक्टर बन गए थे वो। उनको नहीं मैं जानता, मैंने आपको देखा है फिजिकली भी ना, बरामदे में भी देखा है एक दो दफा। तो मैं 69 में कॉलेज में गया हूँ ना, तो 69 के एंड में और 70 में जहाँ वो पानी पीने का इंतजाम था, वहाँ हम पानी पी रहे होते थे। बाज दफा पानी पी के खड़े हो जाते थे, बाज दफा कोई टीचर आते जाते थे तो हम बड़े जो सीनियर थे उनसे पूछा करते थे ये कौन है। तो उस वक्त आपका तारफ हुआ था। अब ये नहीं मुझे पता किसने कराया था। तो अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसके बाद कॉलेज का जमाना जो है वो फिर, हाँ, या कॉलेज से तो पहले के हालात, दाखिल होने से पहले के हालात। अच्छा, तो 69 में जब रिजल्ट आ गया हमारा, जून में रिजल्ट आ गया था, मार्च में इम्तिहान हुए थे, और 23 मार्च को प्रेसिडेंट के जो सदर थे अयूब खान साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और हालात फिर कुछ थोड़े से पीसफुल हो गए थे। फिर हमारा इम्तिहान हो गया और रिजल्ट आ गया। तो मेरी पोजीशन तो फर्स्ट थी, मगर मुझे पता नहीं था कि मैट्रिक के बाद भी कुछ किया जाता है। तो मैं मुख्तलिफ ये था कि अगर कोई मुझे जॉब मिल जाए ना, क्लरिकल जॉब या कुछ और, तो वो काफ़ी कोशिश की रब्बा में, मगर नहीं मिला। तो वो फिर मैं ना, मियाँ ताहिर अहमद साहब थे वक्फ जदीद में, मेरे वालिद साहब कहने लगे उनके पास जाएं। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनको बताया। वो मेरे वालिद साहब के अच्छे करीबी दोस्त थे, घर में भी आना जाना था। तो बाद में भी हजूर से जब भी कभी मुलाकात हुई है तो मेरी वालदा और वालिद का बहुत जिक्र करते थे। बहरहाल तो वो मैं गया उनके पास, तो कहने लगे कि भाई तुम पढ़ लो। मैंने कहा नहीं, पढ़ना तो हमारे लिए नामुमकिन है। तो वो खामोश हो गए। कहते फिर क्या? तो मैंने कहा कि मुझे जॉब मिल जाए। कहते अच्छा, वो टेक्सला में एक टेक्निकल स्कूल है गवर्नमेंट का, तो वहाँ हमारे एक हैं एमडी सुपरवाइजर, शरीफ अहमद साहब नाम है उनका, तो मैं आपको उनके पास भेजता हूँ। और पिंडी में जो पाकिस्तान का अखबार है पाकिस्तान टाइम्स, उसके एक एडिटर या नाइब एडिटर वो भी एमडी थे और शायद खानदान के थे, तो उनके नाम भी खत दिया और वो शरीफ साहब के नाम भी खत दिया। तो मैं जब वाह कैंट में गया, जहाँ ये मिलिट्री का जो कंटोनमेंट है, तो उनको मिला तो कहने लगे कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे ही आते हैं ज़्यादा, और उनका पहला हक होता है। तो बहुत ही मुश्किल है आपके लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ। तो आपने सिर्फ मैट्रिक ही किया है, अगर एफएससी बीएससी होती। तो फिर मैं वहां से पिंडी आ गया। तो पिंडी में वो जो थे, उनका नाम शायद सैयद मकबूल अहमद साहब था। तो वो मैं उनको मिला, तो उन्होंने मुझे खाना वगैरह भी खिलाया और बिठाई रखा काफ़ी देर, और मेरे हालात पूछते रहे। तो फिर वो मुझे कहते कि आप ना मस्जिद जाओ, तो मैं वहाँ आता हूँ शाम को। तो मस्जिद में उस वक्त जो अमीर साहब थे, उनसे उनका राब्ता हुआ, तो कहते हैं कि इस बच्चे को कोई ना मतलब मुलाजमत दिलवा दें, कुछ कोशिश करें इसके लिए ना। बहरहाल उन्होंने सब ने कोशिश की, मगर कुछ हुआ नहीं। अब मेरे पास इतने पैसे रह गए थे 3 रुपए से कुछ कम थे, और रवा पहुंचने का पिंडी से उस वक्त 3 रुपए 3 आने लगते थे।
तो मैंने कहा चलो सरगोधे तक चलते हैं, तो वहां से फिर पैदल चला जाऊंगा रब्बा। तो फिर मैं बहरहाल वो मैंने सरगोधे पहुंच गया। तो सरगोधे पहुंच के मैंने रब्बा की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो हाथ भी देता रहता था कि शायद कोई बस उठा ले। तो एक बस वाले को मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, अगर रब्बा तक ले जाओ। तो वो मुझे बहरहाल उसने रब्बा तक पहुंचा दिया। क्राउन एक्सप्रेस थी और गालबन सरगोधे के कोई अहमदी खानदान ही था, उनके पास था उनका ना कॉन्ट्रैक्ट। तो रब्बा में फिर मैं मुख्तलिफ छोटे छोटे काम किया करता था मजदूरियों के। तो एक दफा मियां अब्दुल रहीम अहमद साहब जो डॉक्टर जहीरुद्दीन मंसूर अहमद के वाले साहब थे, वो मुझे देख के कहने लगे इधर आओ। मैं कहने लगे आप इसहाक साहब के बेटे हैं? तो मैंने कहा जी। कहते चलो मेरे साथ। घर ले गए, खाना वगैरह खाया। तो कहा जहीर की वालदा को कि ये एक वाकफ जिंदगी का बेटा है, और मैंने इसको कई दफा देखा है सड़कों पे फिर रहा है। तो इससे पूछे कि घबरा रहा है, बहुत डर रहा है। तो वो मेरे पास आई। मेरा कद उस वक्त काफी छोटा था, तो उन्होंने पर्दा भी नहीं किया और कहने लगी बेटे बात क्या है बताओ, क्यों फिरते रहते हो गलियों में? मैंने कहा मैं नौकरी की तलाश में हूँ। तो 12 वो फिर तकरीबन 2 बजे करीब उन्होंने खत लिखा। प्रिंसिपल थे उस वक्त सूफी पिशात रहमान साहब, उनके नाम के ये एक वाकफ जिंदगी का बेटा है, इसको फौरन दाखिला दो। तो वो अक्टूबर का तकरीबन तीसरा या चौथा हफ्ता था, और दाखिले जो थे वो सारे अगस्त के आखिर में या सितंबर में हो चुके थे। क्लासेस सितंबर में होके सूफी साहब की तबीयत काफी सख्त थी। कहने लगे कि स्कूल तो शुरू हो गया है, तुम किस तरह ये पिछले 2 महीने का कोर्स कवर करोगे? तो मैंने कहा कोशिश करूंगा, बहरहाल आप मुझे दाखिला दे दें। तो उन्होंने फोन पे कुछ बातें की किसी के साथ, तो मेरा दाखिला हो गया। तो कुछ उन्होंने पैसे भी दिए थे, मियां अब्दुल रहीम अहमद साहब ने लिफाफे में ही थे। तो वो उन्होंने रख लिए और मेरा दाखिला हो गया। तो बहरहाल फिर वो मैंने चूंकि पढ़ाई का शौक तो बहुत ज्यादा था, तो पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो ग्रेड 11 का जो रिजल्ट है, दिसंबर में इम्तिहान होते थे, वो मैंने अच्छे तरीके से पास कर लिए। तो बहुत सारे असातिज़ा की जो शफकत थी और रूहानी तरबियत, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनमें मियां अताउर रहमान साहब थे। सिर्फ एक दफा ही वो मेरी क्लास में आए हैं। हमारे जो टीचर थे उनके बेटे थे मियां लुत्फुर मन्नान, तो वो उस दिन छुट्टी पे थे, तो वो आए तो पढ़ाया था। तो वो बस दुआ कर किया करते थे, पगड़ी पहनी हुई थी। तो उसके बाद भी कई दफा उनको देखा रवा में। तो जब भी मिला करते थे बड़े खुश होके मिलते थे, बहुत प्यार करते थे। इसी तरह सुल्तान महमूद शाह साहब हैं, उनसे हमने एफएससी में पढ़ा था। तो मुझे नहीं मालूम था, उनकी 2 बेटियां थी उस वक्त, तो बेटा कोई नहीं था। तो फिर वो जब बेटा पैदा हुआ तो सारी क्लास ने शोर डाल दिया लड्डू लड्डू। तो कहने के लड्डू अब मैं जरूर खिलाऊंगा, मुझे वक्त दें। तो उस वक्त जो माली हालात थे, ये गालबन 71 की बात है या 70 की, तो बुरहान की पैदाइश। तो वो फिर काफी देर के बाद लड्डू आए थे कई महीनों के बाद। क्योंकि उस वक्त जो इनकम थी, शाह साहब की पुरानी सी साइकिल होती थी, तो वो साइकिल की रिपेयर कराने पे काफी पैसे लग जाते थे। फिर उनकी अपनी फैमिली के भी अखराजात थे। फिर वो काफी गरीब जो दूसरे थे उनकी मदद भी करते थे। मुझे तो इल्म नहीं था इन चीजों का। तो बहरहाल वो लड्डू एक दफा आए, पैकेट में बंद थे, हर एक को 2-2 लड्डू मिले क्लास में। तो उनके बाद भी उनसे बहुत करीबी तल्लक रहा। मैंने कॉलेज में चूंकि पढ़ाया भी है थोड़ी देर, तो उस वक्त वो वहाँ के प्रिंसिपल भी थे। आपने फिर जब तलीम जाने की इस्लाम तरफ कॉलेज में पढ़ाया? जी तलीम इस्लाम, अच्छा अच्छा। कौन से साल में? 78 में। अच्छा। तो 78 मैंने रवा में गुजारी है। तो
जामिया नुसरत के उस वक्त जो हमारी फिजिक्स की टीचर थी अहमदी, उसकी ट्रांसफर कर दी किसी और शहर में। तो हुजूर खलीफत मसीह सालस ने रहमतुल्लाह ने कहा कि अपने प्राइवेट तौर पे किसी का इंतजाम किया करे तो जमात खर्चा दे देगी उसका ना पढ़ाने का। तो शाह साहब ने फिजिक्स के जो एमएससी फिजिक्स थे 4-5 नाम पेश किए, तो हुजूर को उनमें से कोई नाम पसंद ना आया। तो हुजूर ने जिक्र किया कि वो असलम आया हुआ है एमएससी करके, उसको कहें। तो शाह साहब ने कहा कि वो तो एमएससी मैथ है। तो हुजूर का जवाब था कि ये मुझे शाह साहब ने बताया था कि हुजूर कहने लगे कि मैथ वाला फिजिक्स पढ़ा सकता है, फिजिक्स वाला मैथ नहीं पढ़ा सकता। तो इस तरीके से मुझे जामिया नुसरत में तकरीबन 7-8-9 महीने पढ़ाने की तौफीक हुई, और मुझे जमात की तरफ से या मालूम नहीं कहाँ से मुझे 200 रुपए पर मंथ मिलते थे। अच्छा। तो उस वक्त लेक्चर की तनख्वाह 420 रुपए थी, तो जो एमएससी है। तो और मुझे टीए कॉलेज में मैं वॉलंटियरली पढ़ाता था, तो उसके मुझे पैसे नहीं मिलते थे। वो मेरा अपना शौक था वक्त गुजारने के लिए, क्योंकि वो मुझे जाना था पीएचडी के लिए, तो मैं सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए वहां जाया करता था। तो मुझे उन्होंने ना बीएससी की क्लास दी हुई थी 3rd और 4th ईयर की। तो रशीद गनी साहब थे और चौधरी हमीदुल्लाह साहब थे। चौधरी हमीदुल्लाह साहब से बहुत करीबी ताल्लुक रहा। मैं उनके साथ उनके दफ्तर में, खुद अमलहमदी के दफ्तर में भी काम किया था। हमारे मोहल्ले में चूंकि रहते थे सदर दारुल सदर जनूबी में, तो मैं चंदा भी लेने जब जाया करता था खुदामू का, तो उनके पास भी जाया करता था। फिर कभी कभी उनसे पढ़ने के लिए भी जो चीज़ समझ नहीं आती थी मैं पूछने चले जाया करता था। उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि आया करो। मेरा छोटा भाई तो बकायदा जब वो दारुल-ए-आफ़त में थे नाजर, तो वहां जाके उनसे पढ़ा करता था, क्योंकि उसने प्राइवेटली बीएससी की थी, मेरे छोटे भाई ने ना, अफजल ने। तो मुझे उनसे बहुत करीबी ताल्लुक रहा। फिर जलसा सालाना की ड्यूटियां मैं तकरीबन सितंबर से शुरू कर देता था, क्योंकि मैं सप्लाई में था हमीद खालिद साहब के साथ, और सुई गैस की जो है ना फिटिंग वगैरह करनी, तो वो फतेह मोहम्मद साहब थे एक प्लम्बर, उनके साथ काम किया करता था। तो वो मुझे पेमेंट भी कुछ मिलती थी उसकी। तो चौधरी हमीदुल्लाह साहब के साथ भी बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक रहा। उनका यही था कि वर्क वर्क वर्क। और उन्होंने अपने बोर्ड पे जलसा सालाना के दफ्तर में एक तख्ती के ऊपर लिख के लगाया हुआ था, रेस्ट इज टू रस्ट, जो मुझे आज तक याद है। मुझे वो तख्ती भी याद है, किसी से लिखवाया होगा, तो पेंट किया हुआ था। तो वो उनके साथ तो खैर बहुत ज्यादा यादें हैं। उनसे जो आखिरी मुलाकात हुई उनकी वफात से तकरीबन 1.5 साल पहले, मैं पाकिस्तान गया हुआ था रवा में मस्जिद महमूद में। तो असर की नमाज के बाद वो मिले मुझे। तो मैं मस्जिद जब भी जाता हूँ रवा में मस्जिद महमूद में जाकर पढ़ता हूँ, क्योंकि उससे हमारा पुराना तल्लक है। आप बिल्कुल। भी शायद करते हो ये। हाँ बिल्कुल वाला जी। जी भला। तो वो मुझे देख के आए, तो मैं उस वक्त पापा न्यू गिनी में था, एक यूनिवर्सिटी में ना प्रोफेसर। तो पापा न्यू गिनी की जमात का मतलब सारा कुछ मेरे जिम्मे ही था माली हिसाब से ना। तो वहाँ और तो कोई थे नहीं कोई इनकम वाले ना। तो बहरहाल वो बातें होती नहीं। उसके बाद वो और हालात पूछते रहे। तो जो हुजूर चौधरी साहब के साथ जो पहरेदार थे दो, वो दरवाजे में खड़े थे, मस्जिद के दरवाजे में बाहर। उन्होंने देखा कि ये आदमी इतनी देर से खड़ा है और चौधरी साहब की जान नहीं छोड़ रहा। हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा था, चौधरी साहब खुद ही खड़े थे। वो करीब आए, हम दोनों के करीब ना इर्द गिर्द देखने के लिए कि ये कौन है। तो चौधरी साहब ने कहा ये मेरा शागिर्द है, आप चले जाए। तो वो फिर वापस से दरवाजे के पास चले गए। तो वो उनसे आखिरी मुलाकात थी तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा ही थी असर के बाद ना। तो उसके बाद उनकी वफात हो गई। तो अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। इस तरह सुल्तान महमूद शाह साहब से भी आखिरी मुलाकात उनके घर में हुई थी। मुझे पता लगा था कुछ बीमार हैं, तो मैं मिलने गया था। मैं पाकिस्तान गया हुआ था। तो काफी कमजोर थे, दुबले पतले थे। मैंने उनको जब देखा है तो वो काफी चौड़े थे, और जिस्म भी भारी था। मगर जब आखिरी दफा देखा है तो बहुत कमजोर थे। तो बड़ी मुश्किल से चल के ना बरामदे तक आए थे।
फिर थोड़ी देर बैठे रहे तो उन्होंने मुझे सही तरह पहचाना भी नहीं उस वक्त ना। उससे पहले तो जब भी मिला करता था तो बहुत खुश होते थे और पुरानी बातें भी होती थी। तो बहरहाल तो बीएससी में एफएससी फिर मेरी इस तरह हो गई। तो एफएससी में मेरे सेकंड डिवीजन थी, मगर हाई सेकंड डिवीजन थी, और मगर इस काबिल नहीं था कि मैं किसी आगे बीएससी में जा सकूं। बीएससी में तो जा सकता था मगर इंजीनियरिंग वगैरह में नहीं जा सकता था। तो फिर वो उस वक्त नेशनल सर्विस थी, उसके लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया गया और मुझे सियालकोट भेज दिया गया। तो सियालकोट में 71 की वार शुरू हो गई। हम वहीं बॉर्डर पे थे, जम्मू के बॉर्डर पे। तो मगर वहाँ इतनी खामोशी ज्यादा थी, कभी कभी कुछ फायरिंग हो जाती थी। तो वहां से फिर हम अप्रैल में अगले साल 72 में वापस आए। तो अभी साल पूरा नहीं हुआ था कंटोनमेंट में, मगर नेशनल सर्विस को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था और तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे हुकूमत के पास। तो फिर बहरहाल मैंने वहां भी पैसे सेविंग की हुई थी। मैं वालदा को भी भेजा करता था पैसे, क्योंकि बाकी सारे भाई छोटे थे। तो उस वक्त आर्मी में 90 रुपए मिलते थे महीने के, और खाना भी मिलता था। तो मैं 90 रुपए में से 10 रुपए अपने लिए रखता था, बाकी 80 रुपए रबा भेज देता था। तो मेरी वालदा ने भी सेविंग की हुई थी। तो इस तरीके से मुझे बीएससी में दाखिले के लिए काफ़ी आसानी हो गई। और मैं जब रबा आया तो फिर मुझे जॉब भी एक मिल गया। मैं ना ये दफ्तर नुसरत जहां था उसमें बतौर चपरासी के काम किया था। मैंने जब एफएससी में था तो उस वक्त भी वहां काम किया था। मैं दफ्तर नुसरत जहां का पहला चपरासी हूँ, क्योंकि मेरे तायाजान सेक्रेटरी थे जब ये नुसरत जहां शुरू हुई है। तो उनको जरूरत थी तो कहते हैं कि आप मौलवी अपनी इस्माइल मनीर साहब, हाँ जी, मौलाना इसमें इस्माइल मनीर मनीर साहब। जी जी। तो वो मुझे कहने लगे आपकी छुट्टियां हैं, 2 महीने के लिए काम कर लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उस वक्त चपरासी की तनख्वाह थी 65 रुपीज। तो बहरहाल तो वो मैंने 2 महीने तकरीबन गर्मियों के वहाँ काम किया, फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। फिर एफएससी के बाद मियाँ तैरम साहब के साथ काम किया था वक्फ जदीद में तकरीबन 2.5 माह। तो उन्होंने मुझे देखा इसी सड़कों पे फिरते हुए, तो ले गए साथ और वहाँ काम शुरू करा दिया। तो बीएससी के दौरान भी फिर मैंने गर्मियों में दफ्तर नुसरत जहां में एक दफा, उस वक्त अताउल्लाह कलीम साहब थे वहाँ सेक्रेटरी नुसरत जहां, उनके साथ भी काम किया है। तो बहरहाल तो बीएससी मेरी बड़े आराम से हो गई थी। फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, जिससे काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती थी। तो मेरे सारे छोटे भाई भी अच्छे, हमारी लिविंग हो गई थी, घर में कुछ चीज़ें भी हो गई थी। जब मैं मैट्रिक में था या एफएससी में भी, हमारे घर में चाय पीने के लिए सिर्फ एक कप था ताम चीनी का, वालदा ने अपने लिए रखा हुआ था। सिर्फ एक कप, और एक बर्तन था सालन बनाने के लिए और तवा था रोटियां बनाने के लिए, और मिट्टी के बर्तन थे कुछ। तो वो लेके हम आया करते थे। स्टेशन के सामने मिट्टी के बर्तन बना करते थे उस वक्त ना, प्याले वगैरह। तो वो भी ले आया करते थे। जलसे के दिनों में भी मिट्टी के बर्तन होते थे, वो भी कुछ मिल जाते थे। वो हम जितनी देर नहीं टूटते थे उनको इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरह हमारा बचपन गुजरा है रब्बा में। बीएससी फिर कैसे किया आपने? बीएससी मैंने, मुझे मैथ में थे 400 नंबर का मैथ था, 200 नंबर की फिजिक्स और 100 नंबर की अंग्रेजी थी। अंग्रेजी में तो 100 में से 33 आए थे, और फिजिक्स के 170 कुछ थे, 178। मगर मैथ में मेरे थे 392। तो मैं यूनिवर्सिटी में, मेरी सेकंड पोजीशन थी मैथ में। तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप ऑफर किया था एमएससी करने के लिए। तो मैं तो मैं हुजूर को मिलने गया। हुजूर कहते आप एमएससी करें। तो कहते किस सब्जेक्ट में करोगे? अब मुझे फिजिक्स का शौक तो बहुत ज्यादा था, मैं करना भी चाहता था, मगर वहाँ मैं ना
प्रिंसिपल साहब थे चौधरी मोहम्मद अली साहब, जो बास्केटबॉल के मैनेजर रहे हैं पाकिस्तान टीम के। और उनकी जो है ना, कहना चाहिए फर्स्ट एंड द लास्ट विश वो थी बास्केटबॉल से उनकी जो मोहब्बत थी। और डॉक्टर नसीर खान साहब नहीं चाहते थे कि मैं बास्केटबॉल खेलूं, तो और दोनों चूंकि शायर भी थे और थोड़े बहुत उनकी आपस में भी कुछ होगा मामला। तो वो मुझे ना उससे काफी घबराहट हुई, क्योंकि बीएससी अभी मैं कर रहा था। तो प्रिंसिपल मोहम्मद अली साहब की तरफ से मेरे ताया जान जो मेरे गार्डियन थे मौलाना इस्माइल मुनीर, उनको खत मिला के असलम बास्केटबॉल के लिए बहुत अच्छा है, इसका कद अच्छा हो गया है। मेरा कद बीएससी में एकदम बढ़ गया था। तो वो फिर मेरे ताया जान ने मुझे बुला के पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा मुझे तो कोई शौक नहीं है पढ़ने का, खेलने का, मगर वो कहते हैं कंपलसरी है, तो मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ। मगर वो चौधरी साहब कहते हैं बास्केटबॉल खेल लो। कहते नहीं आप प्रिंसिपल की बात माने। तो फिर मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। तो वो मैंने तकरीबन 1.5 साल बास्केटबॉल खेला है कॉलेज की तरफ से। मगर मैं कोई सुपर खिलाड़ी नहीं था, बस पीछे था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई की तरफ और अपनी जो छोटे छोटे जॉब करता था ट्यूशन, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो थी। तो बीएससी 4th ईयर का टाइम है। अब मतलब हमारे इम्तिहान भी होने वाले थे, मार्च की, अप्रैल की, फरवरी की बात है। तो टीम ने जाना था झंग, झंग से आगे मुल्तान बास्केटबॉल खेलने। तो चौधरी मोहम्मद अली साहब ने कहा आपने हर हालत में जाना है, इट्स कंपल्सरी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना बैग लेके स्टेशन पे चला गया। जब मैंने दूर से देखा ट्रेन आ रही है की तरफ से, तो मैंने कहा कि मुझे पेशाब करने के लिए जाना है, तो मैं पेशाब करके आता हूँ। तो मैं टॉयलेट गया और बैग एक दोस्त को पकड़ा दिया जो बास्केटबॉल का प्लेयर था। तो और मैं टॉयलेट चला गया, वहां बैठा रहा। जब ट्रेन चली गई तो मैं बाहर आ गया। तो इस तरीके से मैंने बास्केटबॉल से जान छुड़ाई कह लें, क्योंकि मुझे जो मैं पढ़ाता था ट्यूशन ट्यूटरिंग, उसकी मुझे आमदनी थी और मैं उस आमदनी के बगैर रह नहीं सकता था ना। वालदा थी, छोटे भाई थे। तो इस तरह और बहुत सारे वाकयात हैं जहाँ वी हैव टू कंप्रोमाइज विद आवर डायरेक्शंस। तो मेरी डायरेक्शन ये थी कि मैं इम्तिहान अच्छे तरीके से करूं। फिर 4th ईयर का एक वाकया है जो मेरी जिंदगी में बड़ा अहम हुआ, कि मेरे पास घड़ी नहीं थी उस वक्त। मैंने घड़ी ली है जब मैंने एमएससी के बाद जाना था, नहीं एमएससी के दौरान ले ली थी, एक पुरानी सी, और अक्सर खराब ही रहती थी क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करता था इस्लामाबाद में, तो उस वक्त ली थी। तो फिर एमएससी के बाद अलबत्ता जब मैंने जाना था अफ्रीका, तो मैंने सिटीजन की घड़ी पहले खरीदी थी, नहीं ना लाहौर जाके। तो बीएससी के दौरान घड़ी नहीं थी, घर में भी घड़ी कोई नहीं थी। अम्मी को तो अंदाजा हो जाता था अजानों से, नमाज से। तो फजर के वक्त हमें जाना होता था कॉलेज में बास्केटबॉल खेलने। तो अगर लेट जाएं तो चौधरी साहब बहुत सजा दिया करते थे। तो वो फिर मैं जब भी रात सुबह उठा नमाज के लिए, तो बस मैं चला गया वहां। तो अम्मी कहती थी कि नमाज पढ़ लो। मैंने कहा देर हो जाएगी। तो वो फिर मैं वहां जाके ना अकेला ही नमाज पढ़ लिया करता था, अंधेरा होता था अभी वो ग्राउंड में ही। तो वो फिर जब चौधरी साहब आते थे वहीं लेट जाता था गर्मियों में। तो सर्दियां हैं तो कंबल लेके जाता था। तो वहाँ लेटे रहे, जब आई टीम तो खेलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से गुजरता था। तो एक दफा वो हर साल दिसंबर में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब आया करते थे और टीआई कॉलेज में एक लेक्चर दिया करते थे तकरीबन 50 मिनट का या 1 घंटे का। तो जब से एमएससी शुरू हुई थी वहां पे, तो वहाँ नोटिस बोर्ड में लगा हुआ था दिसंबर का दूसरा तीसरा हफ्ता होगा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं और उनका लेक्चर होगा लेक्चर थिएटर में। तो जो फिजिक्स न्यू कैंपस में है ना लेक्चर थिएटर, वो जब एंटर हूँ तो साथ ही है लेफ्ट पे। तो अब हमारे पास जो घड़ी नहीं थी, सर्दियों का दिन था दिसंबर का, तो जलसे से पहले आया करते थे डॉक्टर साहब। तो वो मैं सुबह 7 बजे घर से निकला, वहां 7:30 होंगे 7:15 होंगे, वहां पहुंच गया। अकेला ही था, बैठा रहा बैठा रहा। तो थोड़ी सी गुनूदगी भी होती थी बाद दफा, एक दो झोंके मार लेते थे नींद के तो डॉक्टर साहब आए पूरे 8 बजे
और आके लेक्चर शुरू कर दिया। मैं अकेला बैठा हूँ आगे, मैं सिर्फ दूसरी या तीसरी रो में था, तीसरी रो में। तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ मुझे इतना कहा आगे आ जाए, तो मैं दूसरी रो में चला गया। तो जब लेक्चर फिर बाद में बाकी टीचर भी आ गए, डॉक्टर नसीर खान साहब भी आ गए, सारे आ गए। जब उनको पता लगा कि डॉक्टर साहब तो सीधे क्लासरूम में चले गए हैं, लेक्चर थिएटर में, तो जब लेक्चर खत्म हुआ तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि चलो हमारे साथ ना चाय पीने के लिए। चाय काफी वगैरह तो मैंने अभी तक नहीं पी, कभी कभार पी ली है, मगर साल में 1-2 दफा। तो वो बहरहाल चले गए वहां पे। तो वो जो टीचर थे वो डॉक्टर साहब से बातें करते रहे। तो डॉक्टर साहब ने काफी देर मेरा हाथ पकड़ा रखा, मेरा थोड़ा सा तारफ हुआ। तो मैंने अपने ताया जान का जिक्र किया, इस्माइल मुनीर साहब का। तो बाद में यह हुआ कि डॉक्टर साहब ने मेरे लिए पीएचडी का अमेरिका में इंतजाम किया था, स्कॉलरशिप का भी, दाखिले का भी, और रिश्ता भी तजवीज़ किया था अपनी एक बेटी का। तो वो रिश्ता तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मियाँ ताहिर साहब के थ्रू हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई वो तो बहुत मतलब हाई क्लास फैमिली है। मेरे पंजाबी के कमेंट्स हैं, मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता, मियाँ साहब के सामने बयान कर दिए थे, मियाँ साहब खूब हंसे। तो कहते हैं ठीक है, आपकी वालदा को मैं बताता हूँ कि कोई गरीब लड़की ढूंढो। तो वो फिर बहरहाल हमें मिल गई गरीब लड़की। तो वो डॉक्टर साहब से बहरहाल बाद में भी राब्ता रहा, उनकी वफात तक था। मेरी पीएचडी के बाद उन्होंने मेरे लिए कुवैत में पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप अरेंज की थी, मगर मेरे पास उस वक्त पासपोर्ट नहीं था, पाकिस्तानी पासपोर्ट तो ख़त्म हो चुका था। और मैं वहाँ न्यूजीलैंड में एज ए रिफ्यूजी रह रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कहा था आप 3 साल पूरे करेंगे तो फिर हम अपना पासपोर्ट देंगे। उस वक्त अभी मेरे सिर्फ 2 साल हुए थे। मैंने असल में न्यूजीलैंड में अपनी पीएचडी तकरीबन 2 साल 4 महीने में ख़त्म की है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अच्छा, माशा तो ये रिकॉर्ड है वहाँ पे ना, वहाँ क्या अमेरिका में भी। मेरा जो एग्जामिनर था पीएचडी का वो अमेरिका का प्रोफेसर जेमसन था, नासा में काम करता था। नासा की जो है ना कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स ब्रांच, उसका वो हेड था। उसने मुझे कहा था यहाँ आ जाओ, आपको आते ही पीएचडी की डिग्री भी दे देंगे और जॉब भी दे देंगे परमानेंट। मगर उस वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो खैर बात आई गई होगी। फिर जो दूसरा मेरा जो एग्जामिनर थे पीएचडी के, वो स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी के थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के ना, वो भी प्रोफेसर थे, बहुत बूढ़े थे, 70-80 साल के होंगे। वो मेरा इंटरव्यू लेने स्पेशली न्यूजीलैंड आए थे। मेरा ना इंटरव्यू जो डिफेंस मैंने करना होता है पीएचडी का। तो तो इस तरह बहरहाल तो रवा में बीएससी में मेरी चूंकि बहुत अच्छी पोजीशन थी, तो मैं काफ़ी नोटेबल हो गया था, ट्यूशन भी पढ़ाता था, मेरा रेट भी काफ़ी अच्छा था, और मेरे जो रिजल्ट थे यानी मेरे स्टूडेंट्स के, वो भी बड़े अच्छे आते थे। दयानतदारी बहरहाल पे ऑफ करती है कभी ना कभी। तो मैंने तो कभी किसी को डिसीव नहीं किया आज तक। मैं आज ही सुबह सोच रहा था एक वाकया छोटा सा दयानतदारी का। असल में किसी से बात हो रही थी बिजनेस की ना, तो कहते हैं आजकल बहुत मुश्किल गुजारा है। तो मैंने कहा नहीं, हो जाता है, अल्लाह ताला इंतजाम करता है। तो मैंने उनको एक मिसाल दी कि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, हम ब्रिस्बेन में थे, तो मैंने एक कार ली थी अपनी बेटी के लिए। तो जब यूनिवर्सिटी गई, तो जब उसकी शादी हमने फर्स्ट ईयर में कर दी थी, उसका जब खामद आया तो वो कार कहने लगा ये बड़ी है तो हमको छोटी कार ले ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कार सेल पे लगाई, उसमें जो कमजोरियां थी वो मेंशन कर दी एडवर्टाइज में। उसके जो किलोमीटर थे ना, वो फर्ज करें 2,05,600 थे, तो मैंने लिख दिया 2,500 700, 600 के बजाय 700 कर दिया। आखिरी जो 3 डिजिट थे ना बढ़ा दिए। तो क्योंकि आपने ड्राइव करनी है तो 600 से 700 हो ही जाएंगे अगले 1-2 दिनों में। तो वो एक सऊदी अरब का स्टूडेंट था, पीएचडी कर रहा, वो आया, देखा तो उसने सारी कार, तो कहता यू हैव मेंशन दिस दिस दिस। तो मैंने कहा हाँ जी ये देख लो। उसकी रूफ में एक प्रॉब्लम था, वो ओले पड़े थे तो डेंट पड़े हुए थे। तो कहता ये तो बड़े मामूली हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अंदर जब उसने चलाई स्टार्ट की तो कहता है इसके किलोमीटर तो आपने
लिखा है इतने हैं और इसके तो अभी इतने है ही नहीं है। मैंने कहा असल में मैंने अगले 1-2 दिन चलानी थी, तो इसलिए मैंने अगला लिख दिया। उसके कमेंट थे कि सच ए ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पर्सन। उसने कहा कि कितने की कार देनी है? मैंने कहा ये प्राइस मैंने लगाई है। उसने मुझे उससे ज्यादा पैसे देने ऑफर की। मैंने कहा नो, आई विल नॉट टेक मोर मनी। तो जितने मैंने एडवर्टाइज किए थे, हालांकि मेरा टारगेट था कि मुझे उससे $200-300 कम भी मिल जाए तो ठीक है, मगर उसने मुझे पूरे पैसे दिए। तो अल्लाह ताला बरकत डालता है जब आप मतलब सच्चाई को कायम रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये है कि आपकी हिजरत कब हुई मुल्क से, और उसके बाद कौन से मुल्क सबसे पहले गए, और वो उसके बारे में अगर हमें आप कुछ बता सकें। हिजरत का तो इतना शौक नहीं था। रब्बा वाले जो हैं उनकी दिलचस्पी रब्बा से मेरा नहीं ख्याल खत्म होती मरते वक्त तक। और मेरी ख्वाहिश 1996 तक थी कि मैं रब्बा वापस जाना है। 96 में मैं जब लंदन गया, हुजूर से मिला, हुजूर ने कहा कि रब्बा का नाम नहीं लेना। और मुझे हुक्म हुआ कि अमेरिका चले जाओ। तो फिर मैं वहां से अमेरिका चला गया। मगर उससे पहले फिरने का शौक था, ट्रैवलिंग का शौक था, पैदल जाया करते थे। साइकिल नहीं थी, साइकिल जब मिली तो फिर साइकिल पे भी जाया करते थे। तो बीएससी के दौरान जब मैं बास्केटबॉल खेला करता था, एक दफा सरगोदा गए, असलम मंगला साहब हमारे मैनेजर थे। तो उन्होंने हमें उस वक्त ₹4 पर डे मिलते थे हमें बास्केटबॉल खेलने के। तो वहां सड़कों के ऊपर नजूमी बैठा करते थे। तो मैं भी एक नजूमी के पास बैठ गया हाथ दिखाने के लिए। तो मैंने उसे यही पूछा कि कोई मैं लंबा सफर करूंगा, मुझे जहाज जब नजर आते थे, मैं मुझे बड़ा शौक था कि इसमें बैठूं ना। और मैं एफएससी के बाद एयरफोर्स में जाने के लिए भी गया था, मगर उन्होंने मुझे फेल कर दिया था मेडिकल ग्राउंड पे। मेडिकल ग्राउंड में मुझे फेल किया था और कहा था कि आपके हार्ट में एक ऐसा प्रॉब्लम है, शो कर रहा है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। और वो आज तक चल रहा है मेरे साथ। मेरे जितने एंजियोग्राम हुए हैं सब में ये है। मेरा ईसीजी भी बताता है कि मुझे 5 मिनट पहले हार्ट अटैक हुआ है। और मुझे ये 50 साल पहले लाहौर में बता दिया था डॉक्टरों ने। तो कह रहे थे कभी आप फ्लाई नहीं कर सकेंगे। खैर, तो वो नजूमी कहने लगा कि आपकी मेरे हाथ बड़े सख्त है, क्योंकि मजदूरियां भी करता था, लकड़ियां तो काटा करता था। तो वो हाथ सख्त देख के कहने लगा कि छाले पड़े हुए थे कि तुम कोई लंबा सफर नहीं कर सकोगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसको ये नहीं पता था कि मैं एमडी हूँ। तो क्योंकि एमडीओ का जो है ना फ्यूचर वो अल्लाह ताला ने कहीं और लिखा हुआ है, जो ये दुनिया वाले पढ़ ही नहीं सकते। तो मतलब मैंने क्या, आपने क्या, मतलब मैंने इरफान साहब का रात को सुबह पढ़ रहा था, वो जर्मनी किस तरह पहुंचे, सोच भी नहीं हम सकते कि हम अहमदी होने की वजह से वहां पहुंच गए। तो मैं बीएससी के बाद मुझे बहुत ज्यादा शौक था मैं एमएससी करूं। तो हुजूर ने कहा कि ठीक है आपको ना आप करें। तो मैंने कहा मैं मैथ में करना चाहता हूँ और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में करना चाहता हूँ। वो नई नई यूनिवर्सिटी थी, बड़ा उसकी रेपुटेशन सुनी हुई थी। तो कहते ठीक है जाएं, जितना भी खर्चा है मैं दूंगा। मैं चला गया। हुजूर ने मुझे इनिशियली भी कुछ दिए थे, ₹50 थे अंदाजन, 50 या 60। तो मैं वहां गया, इम्तिहान दिए। तो मैं वहाँ मतलब उनका टेस्ट हुआ करता था ना, बीएससी के रिजल्ट के 50% नंबर थे और टेस्ट और इंटरव्यू के 50% थे। तो वो टेस्ट और इंटरव्यू जो था उसमें मेरे 50 में से शायद 49 48 होंगे। तो मैं 12 नंबर 1 था। तो उन्होंने भी मुझे स्कॉलरशिप ऑफर किया। तो उनका स्कॉलरशिप उस वक्त 150 था और 150 वाज गुड मनी इन टू लिव देयर इन द हॉस्टल ना। तो हॉस्टल का खर्चा था 130 140। तो इधर हुजूर ने भी मुझे पहले 2 महीने वजारत तालीम ने दिए थे, गालबन 120 130 के करीब थे। तो उसके बाद फिर मैंने हुजूर को लिख दिया कि मुझे यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो इसलिए आप ये किसी और स्टूडेंट को दे दें। तो वो मैंने बंद करवा दिया था। तो तो एमएससी के बाद हुजूर ने कहा कि मुझे मेरा थी एंटाइटलमेंट पीआईडी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कायदे आजम स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, वो हर यूनिवर्सिटी में एक लड़के को मिलता है। तो वो चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में नंबर 2 था,
और नंबर 1 ने इनकार कर दिया था। वैसे बाद में उसने भी पीएचडी कर ली थी। तो वो असल में तबलीगी जमात का था, कहता मुझे नहीं जाना, उसके वालिदैन ने मना कर दिया था। तो फिर मेरा नंबर था, तो मैं फॉरेन ऑफिस के चक्कर लगाता रहा, मगर अहमदी होने की वजह से, और वो 77 जनरल ज़िया साहब आए थे नए नए, तो कोई बात नहीं बनी। तो मैं 78 के शुरू में रबा गया, तो हजूर से जिक्र किया, हजूर ने कहा कि आप यहीं रहें, और मैं जा रहा हूँ लंदन जीसस कॉन्फ्रेंस के लिए अगस्त में, तो वहाँ मैं आपके दाखिले का इंतज़ाम कर दूंगा और आप वहाँ आ जाएं, तो आप अपने कागजात भिजवा दें। तो मैंने अपने कागजात इस्लामाबाद जाके भिजवा दिए, मगर मुझे ख्वाब आई कि कागजात नहीं मिले। तो वो फिर मैंने दोबारा भेज दिए, दोबारा भी हुजूर को नहीं मिले। वो एक और स्टोरी है, किसी वक्त आपको प्राइवेटली बताएंगे। तो वो फिर जब हुजूर वापस आए तो अक्टूबर का महीना था, तो हुजूर कहे मुझे तो कागजात नहीं मिले, तो अब आप इंतजार कर लें, 9-10 महीने और हैं। तो मैंने कहा हुजूर मुझे तो यहाँ रस लग जाएगा, तो अगरचे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मगर मुझे अपना अफ्रीका भेज दें। तो उस वक्त घाना जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, घाना के हालात बड़े सख्त थे। तो वो मैंने कहा जरूर जाएंगे। मैं घर आया तो मेरे बाज बुजुर्गवान थे, उन्होंने भी जब सुना कि घाना जा रहा है, तो कहने लगे नहीं, हजूर के पास वापस जाएं और कहें कि नाइजीरिया भेज दें। तो नाइजीरिया में उस वक्त अच्छे डॉलर मिलते थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे घाना ही जाना है। तो बहरहाल मैं फिर घाना चला गया। तो वो मेरी पहली हिजरत थी, रब्वा से निकल के 1 फरवरी को जलसे के मान बाद 79 में मैं कराची गया बाई ट्रेन, और वहाँ से फिर फ्लाइट लेके एथियोपियन एयरलाइन की क्या कहते हैं जद्दा, और जद्दे से फिर मैंने नहीं जद्दा नहीं, एथियोपिया का जो कैपिटल है अदीस अबाबा, और वहाँ से फिर घाना गया था, और वो कीनिया में रुकी थी, सॉरी हाँ, नैरोबी में। तो मैं जब नैरोबी में उतरा तो रात का टाइम था, सुबह होटल में चले गए, तो वहाँ बड़ा, नैरोबी जो है ना, इट इज़ ए पैराडाइज ऑन अर्थ। शेख मुबारक अहमद साहब भी वहाँ रहे हैं, जो लंदन में वहाँ मस्जिद भी रहे हैं। तो मैंने उनसे भी जब जिक्र किया कि मैं जा रहा हूँ घाना, तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं तो कीनिया में रहा हूँ, और कीनिया में नैरोबी जो है ना, इट इज़ ए पैराडाइज। सुबह के वक्त इतनी सर्दी होती है कि आपको जैकेट पहननी पड़ती है, और दिन को बस इतनी गर्मी होती है कि आपको गर्मियों में पसीना आ जाएगा, मगर अगर आप साए में बैठे हैं तो आपको पसीना नहीं आएगा। हाई अल्टीट्यूड है ना, 1500 मीटर अबव सी है नैरोबी जो है, इट इज रियली पैराडाइज ऑन अर्थ। तो वो मुझे बहुत पसंद आया। तो वो मैंने कहा कि इतनी खूबसूरत जगह है, हमारा मिशन हाउस भी है, कोशिश करते हैं यहाँ अगर हमारा स्टे डिले हो जाए। तो वो खैर मैं नीचे उतरा होटल में, तो उनसे जिक्र किया, कहते आपकी फ्लाइट तो ऑलरेडी, आपने सुबह 6 बजे निकलना था होटल से, और 10 बजे 9 बजे वहां पहुंचना था, 10 बजे आपकी फ्लाइट थी, तो अब तो वो चली गई है, उस वक्त 9 बजे थे। तो अब आप जाएं पीआईए के ऑफिस में और अपनी टिकट चेंज कराएं और होटल छोड़ें। तो वहां से फिर मैंने फ़ोन किया, मौलवी मुनव्वर साहब थे, मौलवी मुबारक ताहिर साहब के वालिद साहब, कहते मेरे पास कार तो नहीं है, टैक्सी लेके आ जाओ। तो फिर चले गए वहाँ, 1 हफ्ता नैरोबी में गुजारा, अगले हफ्ते फ्लाइट मिली। वो 1 हफ्ता बहुत एंजॉय किया। तो उस वक्त मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मुझे अगर तू वापस नैरोबी में ले आए ना, तो बहुत मेहरबानी होगी। तो हुआ यह है कि एमएससी के पीएचडी के बाद मुझे नैरोबी यूनिवर्सिटी ने भी ऑफर किया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक फिजी ने भी ऑफर किया, और एक और अमेरिका में मुझे फेलोशिप ऑफर हुई थी बहुत सारी जगहों पे। मगर जब तक मुझे पासपोर्ट मिला, पासपोर्ट की ये हिस्ट्री है कि 84 में जब जनरल ज़िया ने रूल बनाए, ये 295 सी डी बी वगैरह, तो और हुजूर ने हिजरत की 28 अप्रैल को गए, तो मेरा पासपोर्ट जो था वो फरवरी में एक्सपायर हो रहा था, फरवरी या मार्च में। तो मैंने जनवरी में भेज दिया था इस ऑस्ट्रेलिया में रिन्यू करने के लिए ना। तो उनकी तरफ से पहले तो जवाब नहीं आया, तो फिर जब जवाब आया तो उसमें था
कि पाकिस्तान में ये नया लॉ बना है, उसके तहत यू डिक्लेयर इट। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म तो बकायदा नहीं था, मगर उन्होंने मुझे कुछ स्टेटमेंट भेजी थी कि आप इस पे साइन कर दें। अब यही कि आई डोंट बिलीव इन जो आजकल है उसका जी ना। जी जी। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो मैंने अपनी तरफ से एक और टाइप करके ना उसी जैसा ही कि मैंने हजरत मोहम्मदी को माना है क्योंकि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर मैं उनका इनकार कर दूं तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है। तो मैंने एक दो पैरे लिख के लंबे अंग्रेजी में तो वो उनको भेज दिया साथ फॉर्म फुल करके। और वो था टाइम तकरीबन मई का महीना था, मई 84। हजूर उस वक्त जा चुके थे, मुझे इल्म नहीं था, हजूर लंदन पहुंच चुके थे। तो खैर तो वो उन्होंने उसी वक्त ही मई में ही ऑर्डर इशू किया कि इसको डिपोर्ट कर दो, न्यूजीलैंड हुकूमत को कहा। तो मेरे अभी वहां तकरीबन 2 साल 2 महीने हुए थे। तो और पीआईडी अभी मेरा मतलब जो इंटरव्यू होता है वो नहीं अभी हुआ था, थीसिस में लिख रहा था। तो तो मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की, कहने लगा नहीं यहाँ कोई मसला नहीं है, आप ना अपने इलाके के जो एमपी हैं ना उनको मिलें, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, आजकल वो मिनिस्टर हैं। तो मुझे उनका नाम नहीं अब याद, बहुत अच्छे आदमी थे। तो वो हमारे मोहल्ले में ही जिस शहर में मैं रहता था वहाँ के एमपी भी थे। तो वो मैं उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आपके मतलब हमें एक लेटर मिला हुआ है, मैं ढूंढ ही रहा था कि आप कौन हैं और कहाँ पे हैं, क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये मेरी डिटेल है, तो ये मेरे सुपरवाइजर हैं। उन्होंने फिर मेरे सुपरवाइजर को फ़ोन किया, पूछा कि ये पढ़ाई में कैसा है। तो पढ़ाई में तो मैं मतलब मैं उस वक्त टीचिंग करता था, मैं अभी पीएचडी स्टूडेंट था, मगर मैं एज ए ट्यूटर भी था और मैं क्लासें भी ले रहा था फर्स्ट ईयर की। तो मेरा असल में मैं एमएससी के दौरान भी पढ़ाता रहा हूँ। बहुत सारे टीचर जो है बीएससी में डॉक्टर चौधरी मिथिला साहब मुझे कहते थे जब भी कोई मसला हो ना, असलम आओ आगे ब्लैक बोर्ड पे। तो मैं सिर मगजमारी करता था और कामयाब हो जाता था। तो वो मुझे शौक था उस वक्त से पढ़ाने का। तो वो फिर मेरे सुपरवाइजर ने जो कमेंट दिया, कहता है कि इसका नॉलेज मेरे नॉलेज से ज्यादा है, एंड ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, he is always here 8 o'clock in the morning and he leave around 10 p.m. तो he is crazy with his work. तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 साल पूरे करें तो हम आपको अपना पासपोर्ट दे देंगे। तो जब 3 साल पूरे हुए तो उन्होंने मुझे कहा पहले अप्लाई करो, शरीयत लो। तो वो शरीयत सिर्फ देते हैं जब उनका नेशनल डे हो, तो उसमें तकरीबन 6-7 माह लग गए थे। तो वो फिर जो जॉब अमेरिका वाला था वो तो ख़त्म हो गया, तो जो फिजी वाला था उसको मैंने फॉलो नहीं किया। तो जो कीनिया वाला था वो उसको फॉलो किया और हम फिर कीनिया पहुंच गए, अच्छा न्यूजीलैंड पास हो गए। अच्छा। तो हिजरत एज इंटेंशनली तो नहीं की, जिस तरह इरफान साहब ने लिखा था कि वो जर्मनी गए, तो मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं थी। और जब मैं न्यूजीलैंड गया भी हूँ तो मैंने उनसे वहाँ फिर वो मुझे मेरी उस वक्त भी ख्वाहिश थी कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊं और रबा में रहूं या कम से कम पाकिस्तान में कहीं रहूं। तो मैंने जब मुझे पासपोर्ट मिला है तो मैं कीनिया के जॉब था, मगर मैं पाकिस्तान गया और वहाँ मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में गया। तो वहाँ मेरे कुछ जो असातिज़ा थे, एक प्रोफेसर सर अब्दुल कादर के बेटे थे, असर कादर अभी भी जिंदा हैं। वो मतलब मेरे फेवरेट टीचर थे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी मेरे पास आए थे एक दफ़ा। तो वो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं अब पीएचडी कर ली है, मुझे कहते मैं आपको जॉब अभी दे देता हूँ, सिर्फ एक शर्त है। और मैंने कहा क्या? कहते अपनी अहमियत को छुपाना है। मैंने कहा ये काम मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं एमएससी के बाद मुझे वहाँ पिंडी में एक कॉलेज है, सर सैयद कॉलेज, फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके जो प्रिंसिपल थे वो अली खां थे, वली खां के भाई, और वो बाद में पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने थे। उन्होंने फोन करके मुझे एमएससी के दौरान जॉब ऑफर किया था। वो जॉब यूनिवर्सिटी को फोन करते थे, भाई जो आपका लड़के हैं पहले 2-3-4 उनके नाम दो। तो मैं नंबर 1 था, इसलिए उन्होंने मुझे मेरा नाम दिया। उन्होंने मैंने वहां तकरीबन 6 हफ्ते पढ़ाया। तो
लड़कों ने पूछा कहाँ से है, मैंने कहा रब्वा से। कहते अहमदी है, मैंने कहा हाँ जी। अब ये 77 दिसंबर की बात है, कू हो चुका था, जनरल ज़िया साहब थे पावर में। वो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि देखें आप ना वक्ती तौर पे थोड़ा सा छुपा लें, मैं तो आपको यहाँ आपके लिए सारा इंतजाम कर रहा हूँ, आपके लिए फॉर्म लेके आया हूँ, आपको फेडरल गवर्नमेंट का जॉब दिलवाऊंगा, तो आप बहुत नोटेबल आदमी हैं और मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कहा कि मैंने अहमियत नहीं छोड़नी, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तो वो फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, मैं रवा आ गया था। तो वो फिर बहरहाल जब पीएचडी के दौरान हुकूमत ने कहा इसको डिपोर्ट करो और न्यूजीलैंड ने कहा था कि आप हमारे ऑनरी सिटीजन हैं। मुझे तो उन्होंने 86 में कहा कि आप इलेक्शन में खड़े हों, लेबर पार्टी थी उस वक्त। तो और जो खड़ा हुआ था पहले, वो थे तकरीबन 86 ईयर ओल्ड, आर्मी के रिटायर्ड थे, जो अहमदी वो जानते थे, खलीफतुल मसीह राबे के समझ लें कि उनके शागिर्द थे, क्योंकि उनको वो ज़ाती तौर पे जानते थे। तो वो मुझे कहने लगे आपने यहीं रहना है, मैं उसको वेलिंगटन में था, और आपने इलेक्शन में खड़े होना है, हम आपको एक मिनिस्ट्री दे देंगे। तो मैंने कहा मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जमात का, मैं उस वक्त अमीर था न्यूजीलैंड का, मैं न्यूजीलैंड का पहला अमीर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो वो बहरहाल मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने हजूर को लिखे 2-3 दफ़ा कि इस तरह मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी सर्दी की वजह से, इसको साइनस की तकलीफ थी, ऑपरेशन भी हुआ था। तो मैंने कहा कि आप मुझे ना, हजूर ने कहा फिर अफ्रीका चले जाए। तो फिर बहरहाल वो फिर मैं कीनिया चला गया आप पहले, मगर बताएं। उससे पहले मैं पाकिस्तान नहीं आया नहीं, था। आप पाकिस्तान नैरोबी का जिक्र कर रहे थे। नैरोबी कब गए और फिर कितना सवार है? नैरोबी जाने से पहले मैं पाकिस्तान गया, वहाँ कोशिश की कि अगर मुझे वहीं जॉब मिल जाए तो अच्छा है। तो वहाँ जिस तरह मैंने बताया कि डॉक्टर असगर कादर साहब कहने लगे कि आप अपनी अहमियत को छुपाएं, मैंने कहा यह काम मैं नहीं कर सकता। फिर मैं वहाँ गया कीनिया के एम्बेसी में कि मुझे वीज़ा दें। तो वहाँ वो जो औरत थी कराची की थी, भैया टाइप थी, तो वो मुझे कहने लगी आप बाहर खड़े हो जाए एम्बेसी से बाहर ना। तो मैं अकेला ही था एप्लीकेंट, कीनिया कौन जाता है। तो क्या कहते हैं, अप्रैल का महीना था। तो खैर मैं बाहर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद जब 10-11 बज गए तो मैं फिर आया। मैंने रात का सफर किया था, सुबह वहां पहुंचा था। तो उससे एक दिन पहले मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी गया था। तो वो मैंने उसे कहा कि मैंने वापस भी जाना है लाहौर, तो मुझे वीजा दे। कहती यू गो आउट, ओके। तो बड़े गुस्से से बोली। तो मैं खैर बाहर चला गया। तो बाहर जब एक अफ्रीकन आया, कीनियन था, एम्बेसडर तो नहीं था, शायद फर्स्ट सेक्रेटरी था। तो वो मुझे, मैंने उसको कहा कि एक्सक्यूज मी, कैन आई टॉक टू यू फॉर फ्यू मिनट। कहता यस। मैंने कहा आई एम डॉक्टर मोहम्मद असलम नासर एंड आई एम गोइंग टू नैरोबी यूनिवर्सिटी एज ए लेक्चरर। तो वो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर ले गया सीधा अपने कमरे में। कहता बताओ क्या हुआ है। उस औरत का भी मैंने सारा बुलाया, उसने औरत को बुलाया, लेटर रिसीव कर फॉरेन ऑफिस को इशू किया कि शी इज डिसमिस एंड शी हैज पेनलाइज आवर कस्टमर एंड वी आर गोइंग टू चार्ज हर। तो बाद में पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, बड़ा बुरा असर हुआ, माफिया मांगती रही मेरे सामने ही, मेरे पाँवों को हाथ लगाया। तो वो बहरहाल उन्होंने मुझे वीजा दिया। तो फिर मैं नैरोबी पहुंच गया। नैरोबी जब मैं पहुंचा हूं तो वो अप्रैल की 28 तारीख थी शायद। तो कुछ दिन में होटल में रहे थे। फिर 25 मई को मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ था नैरोबी में ही। तो फिर हमें वहाँ क्वार्टर मिल गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। मगर मैंने वहाँ सिर्फ तकरीबन 1 साल और कुछ महीने पढ़ाया है, और 2 यूनिवर्सिटियों में तकरीबन फुल टाइम पढ़ाया है, क्योंकि शॉर्टेज बहुत थी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की। मगर वहाँ उन्होंने मेरी बेटी जो बड़ी थी उसके स्कूलिंग का इनकार कर दिया था कि ये यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं दाखिल हो सकती, प्राइवेट इंतजाम करें। प्राइवेट के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, मैं पे नहीं कर सकता था। मैंने कहा मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा और आप मेरे बच्चे को इनकार करें, मैं तो नहीं यार हूँ। मैं फिर वापस पाकिस्तान आया और वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे करके पर्थ आया। उस वक्त न्यूजीलैंड पासपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, मगर उस वक्त आपको आते ही सारे बेनिफिट भी मिल जाते थे
और जॉब भी मिल सकते थे। तो पहली माइग्रेशन जैसे भी आप समझ लें, न्यूजीलैंड की समझ लें, कीनिया की समझ लें, ऑस्ट्रेलिया की समझ लें, मगर उसके बाद भी मैंने बहुत सारी हिजरतें की हैं। मैं अमेरिका गया हूँ, 96 में हुजूर को मिलने गया था। जाना था मैंने पर्थ से सिडनी, वहां मैंने एक जॉब शुरू कर दिया था। और उस वक्त Y2 के इशू था, ये जो है ना सन 2000 में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं कंप्यूटर जॉब ही करता था। ऑस्ट्रेलिया में टीचिंग जॉब कम ही मिलते हैं। तो वो मुझे सिडनी में जॉब मिला था, बहुत हाईली पेड ना। तो मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा था, घर की चीजें सारी भेज दी। ख्वाब आई सुबह नमाज के बाद, खलीफतुल मसीह राबे मुझे कहते हैं, असलम आप मुझे मिलते नहीं है, कहाँ गायब रहते हो? तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तो हुजूर ने मुझे जफ्फी डाल ली। तो कहते नहीं नहीं चुप कर, जो अब ठीक हो जाएगा सारा मामला। वो फिर 96 का टाइम है ये, और अगस्त का महीना था। तो मैं 82 में हुजूर मेरी शादी पे आए थे, मार्च 82 में रवा में। और उसके बाद जून में हुजूर खलीफा बने हैं। फिर हुजूर लंदन चले गए। मेरे रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि मैं लंदन जा सकूं। तो मैं बस इधर ही घूमा, पाकिस्तान तक चले जाया करते थे। वो भी फैमिली को भेज देता था, खुद नहीं जा सकता था बाज़ दफा। तो वो फिर जब 96 में 14 साल के बाद ख्वाब में देखा, तो मैंने वाइफ से कहा कि मैं तो नहीं जा रहा सिडनी। तो मैंने घर की चीजें खरीदी फौरी तौर पे कि तुम यहीं रुको, मैं 2-3 हफ्ते के लिए जाता हूँ लंदन, तो वापस आके ना फिर हम जाएंगे सिडनी। तो मैं फिर लंदन गया, तो हुजूर ने मुझे, मुलाकात हुई इसी तरह बिल्कुल जिस तरह ख्वाब में देखा था। हुजूर ने मुझे अपनी कुर्सी से उठ के जप्फी डाली और बहुत प्यार किया। तो पहले भी काफी फ्रैंकनेस थी, बाहर से घंटियां बज रही थी, हुजूर कहते आप बैठे रहे, तो डोंट वरी। तो फिर मुझे कहने लगे कि देखें आपकी वालदा जब भी मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं कि असलम को मिले बहुत देर हो गई है। तो मेरी वालदा मेरे पास फिजी में आई थी, मैं फिजी में भी रहा हूँ 2 साल, 91-92 में। तो मेरी वालदा भी उस वक्त मेरे साथ थी। तो जब मैं आया हूँ तो मेरी वालदा का वीज़ा ख़त्म हो गया, तो उनको निकलना पड़ा। तो वो फिर अमेरिका चली गई। तो कहते आप अमेरिका जाएं और वहाँ सेटल होने की कोशिश करें, और आपने वापस नहीं आना। मैं वहाँ गया तो बहरहाल मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बाहर निकल के माजा ताहिर साहब से जिक्र किया। उन्होंने से मुझे कोई 300 या 400 पाउंड दिए और टिकट लेके दी। तो मैं फिर न्यूयॉर्क उतरा, वहाँ भाई को इतला दे दी थी, वो आया लेके चला गया घर। तो हजूर वहाँ जब आए 97 के जलसे पे जून में, कहने लगे सेट हो गया। मैंने कहा हजूर नहीं। कहते क्या मसाइल है? मैंने सारे मेंशन कर दिए। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी साथ थे, इनसे भी पूछा। तो मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसने शुरू कर दिया कि यहाँ ये है वो है। जो बच्चों को नहीं पसंद आया, वहाँ मीट्रिक सिस्टम नहीं है, वहाँ वो उनका अपना इंपीरियल सिस्टम है। वहाँ मीटर वगैरह नहीं है ना, किलोग्राम वगैरह नहीं है। वहाँ पाउंड है, शेर है, और गैलन्स हैं, लीटर नहीं है। तो वह बहरहाल बच्चों ने भी अपना डिस्कस किया। अगले साल हजूर जब दोबारा आए, यही सवाल किया। तो मैंने कहा हजूर यहाँ वहाँ बहुत मुश्किलात हैं, फैमिली तो छोड़ के जाने के लिए तैयार है। कहते ठीक है वापस चले जाएं। तो फिर वो 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद हम वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो डॉक्टर साहब, अब ये है कि आपकी माशाल्लाह बच्चे भी हैं, और उनके बारे में भी कुछ जिक्र कर दें कि कैसे उन्होंने हाँ, तालीम हासिल की। मेरे 3 बच्चे हैं। बताओ, लतीफे के तौर पे बता देता हूँ। हॉस्पिटल में असल में मेरी चूंकि किडनी काम नहीं करती, मैं डायलिसिस पे हूँ। तो वो कह रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, तो हमको आपकी फैमिली की सारी बैकग्राउंड चाहिए। तो मेरी वाइफ ने भी और मेरे एक बेटे ने भी ऑफर किया था, मगर मैच नहीं कर रही थी। तो वो मुझे एक दिन नर्स ने बुला के पूछा सारी डिटेल, कहती हमने ये रिकॉर्ड करना है, लिखना है, तो बताओ। अच्छा, कितनी शादियां की? मैंने कहा अभी मैंने सिर्फ चौथी शादी की है। तो मैंने कहा चौथी शादी से 6 बच्चे हैं, 3 इन लॉज हैं, 3 आउट लॉ हैं। तो वो समझ गई कि 3 इन लॉज वो हैं जो बाहर से आए हैं हमारी फैमिली में, आउट लॉ हैं वो जो बाहर चले गए हैं। तो 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो और चौथी बीवी इसलिए है कि अभी तीसरी की ही नहीं है। उसने पूछा मुझे कि तीसरी बीवी,
मैंने कहा तीसरी अभी की ही नहीं है, मैंने चौथी से शुरू किया ना। अच्छा, तो वो जो बड़ी बेटी है वो न्यूजीलैंड में पैदा हुई थी मेरे पीएचडी के दौरान में, जनवरी 84 में, और वो भी अब पीएचडी डॉक्टर है बायो इन्फॉर्मेटिक में, और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही है। उसके अंदर कोई 10-12 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो वो उस प्रोजेक्ट की मैनेजर है, हेड है इस वक्त। वो सीनियर लेक्चरर के बराबर है या एसोसिएट प्रोफेसर के बराबर। तो वो नंबर 1 है। उसकी शादी हमने फर्स्ट ईयर में कर दी थी कि पढ़ाई बाद में, पहले शादी होनी चाहिए। तो उसकी पहली डिग्री में ही एक बच्चा हो गया था, बल्कि दौड़ता था। तो दूसरी एमएससी के दौरान उसको स्कॉलरशिप मिला था, तो उसका दूसरा बेटी पैदा हुई थी, वो भी हो गई थी। और पीएचडी के दौरान वो कहती थी कि नहीं करना था, पीएचडी खत्म हो जाए फिर सोचेंगे। मगर हमने दुआ की और दुआ कबूल हो गई, और पीएचडी से पहले ही उसका तीसरा बच्चा पैदा हो चुका था। तो जब उसने पीएचडी की डिग्री लेने गई थी तो तीनों बच्चे साथ थे, खामद भी साथ था। तो डॉक्टर साहब मैं उनके आपको थोड़ा सा रोकूं अगर जी, इजाजत दे तो। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं, तो मैं आपके जो एडवेंचर्स हैं और आपकी स्ट्रगल है बड़ी इंस्पायरिंग है, दिलचस्प भी है, और आपकी जी, याददाश्त मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन है कि आपको छोटी छोटी तफसीलात याद हैं। जब आप बातें कर रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। बाज़ बातों पे मुझे बात सवाल पैदा होते थे, अपने सारे याद भी नहीं है। आपने एक स्टेज पे जिक्र किया था कि डॉक्टर आसिम शायद यही कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। मेरा डॉक्टर शाहिद साहब से करीब 3 दोस्तों में ताल्लुक रहा है। वो अगर प्रिंसिपल रहे हैं तो ननकाना साहब में रहे हैं। इमीडिएटली नहीं आफ्टर नेशनलाइजेशन वो मैं रब्बा में चाहता हूँ एक्टिंग प्रिंसिपल एक्टिंग रहे हैं। प्रिंसिपल हो गए किसी वक्त। हाँ जी, इमीडिएटली आफ्टर और जब हाँ जी, नेशनलाइज हुआ ना कॉलेज, तो उनको हाँ जी, हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी ट्रांसफर कर दिया। पिंडी में, हाँ जी, गॉर्डन कॉलेज में। तो चौधरी मोहम्मद अशरफ को किस वक्त में एफसी कॉलेज ट्रांसफर कर दिया था। सूबे बिहार रहमान साहब को चक छताई में ट्रांसफर कर दिया था। तो मुझे पता है उस वक्त तो गवर्नमेंट साफ करने के लिए तुली हुई थी, लेकिन शाह साहब, हम तो उनको शाह से भी कहते हैं, डॉक्टर आसिम शाह को। तो मेरे ख्याल में मुझे कम अज कम इल्म नहीं है, हालांकि मैं आई वॉज ऑलवेज इन टच विद हिम जहाँ भी था। वो प्रिंसिपल टीआई कॉलेज के रहे, द ओनली प्रोफेसर जो प्रिंसिपल रहे हैं वो एक्टिंग के रोल में थे। और बाद में मेरे होते हुए पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो गए थे, फिर वो छोड़ के आ गए थे रबाई शायद। नहीं, वो फिर उन्होंने अपना कॉलेज खोल लिया था ना। हाँ जी, अपना स्कूल और कॉलेज खोल लिया था, बल्कि बाद में फिर वो नन्ही जो आपके बता रहे हैं रास्ता को, उसका प्रिंसिपल भी बना दिया था कुछ देर। वो आप जब कह रहे हैं कि उनके साथ पढ़ाते रहे हैं, तो 78 में तो कॉलेज में नहीं थे, 100% मुझे पता है। 78 में वो वहीं थे। नहीं, उन्होंने टीआई कॉलेज में वो नहीं थे। टीआई कॉलेज को उन्होंने अब मुझे हो सकता है मेरी साल में नाम, दूसरा यह है कि वो कभी भी टीआई कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं रहे, और जब गवर्नमेंट सर्विस में गए हैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज, फिर वो ननकाना साहब पे प्रिंसिपल बने थे। किसी हैसियत में वो थे कॉलेज में, जो हुजूर ने उनसे पूछा। हाँ नहीं, वो कॉलेज में तो थे, ही वाज वन ऑफ द ना, और उनसे ही पूछा होगा ना कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए को बताओ नाम। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। तो वो उसी सिलसिले में मेरा हुआ था, और मैंने जो कॉलेज में पढ़ाया वो भी एज ए वॉलंटियर पढ़ाया था, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलती थी। वो उन्होंने मुझे कहा था कि चौधरी मिदला साहब भी उस वक्त शायद छोड़ चुके थे, रशीद गनी साहब थे। हाँ नहीं, ये जो जब कॉलेज नेशनलाइज हुआ तो जितने वाक़िफ़ जिंदगी थे उस वक्त कॉलेज में पढ़ाते हुए, उन सबको सब ने खलीफतुल मसीह सालिस ने बुलाया था
और कहा कि आप कॉलेज गवर्नमेंट ने ले लिया, आपने वक्फ की हुई है, अगर आप चाहें कंटिन्यू करना कॉलेज में तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आई स्टिल कंसिडर यू वाकफीन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करना चाहते, तो मेरे पास आ जाए, फिर मैं सबको अकोमोडेट कर लूँगा। फिर उस वक्त मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहब ने, चौधरी हमीदुल्लाह साहब ने, मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब ने और गालिबन अनस, मुझे पक्का नहीं पता, इनने फिर कहा कि नहीं, हम उधर नहीं। तो सूफी साहब ने नहीं छोड़ा, सूफी साहब कंटिन्यू। चौधरी मोहम्मद अली साहब को हज साहब ने इजाज़त दी कि आप रहें कॉलेज में, तो सूफी साहब को फिर उन्होंने 46 में जब ट्रांसफ़र कर दिया, और सूफी साहब मियां तारमान साहब के बाद सीनियर मोस्ट होते थे। हाँ जी, बिल्कुल। और सूफी साहब ने फिर हज साहब के पास दरख्वास्त दी कि अब मैं वापस आता हूँ, तो हज साहब ने कहा कि नहीं, अब आप कंटिन्यू करें। जब मैंने बुलाया था तो आपने नहीं कहा था। बहरहाल लंबी स्टोरीज हैं इंडिविजुअल्स की। तो मैं आपको किसी वक्त फोन करूं और आपसे गपशप लगाऊं, तो ये आपने मेमोरी की बात की है, तो मैं इस पे भी नहीं, मेमोरी आपकी हैरान कौन है, इसमें कोई शक वो मैं ये बताने लगा था ना कि आपको कोई टोटका बताएंगे तो ठीक है। या अच्छा, दोबारा कभी मुझे नहीं पता, वो जब हम लोग मैं जब कॉलेज में था तो गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा के प्रिंसिपल थे, बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी, कॉलेज से आया भी करते थे, और कभी कभी, और हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस जब प्रिंसिपल थे तो उनसे बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक भी था, बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी भी, बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर था बॉडीली भी, बड़ा इम्प्रेसिव आदमी, जरूरत वाला आदमी था। बाद में वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता। आप कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के, पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने होंगे जरूर में बाद में। नहीं, वो अली खान है। हाँ, अब्दुल अली खान उनका नाम था। अली खान, मैं अब्दुल अली खान की बात कर रहा हूँ, उनको अली खान लोग कहते हैं। अब्दुल ये वली खान का भाई था, वली खान का बेटा था, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, संदियार वली है ना, इसका भाई। जी, जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, अब आप अपना जो आखिरी हिस्सा है हमारे इंटरव्यू का, उसकी तरफ अब आते हैं। तो आप जिक्र कर रहे थे अपने बच्चों का और अपने भाइयों का, और वो आजकल कहाँ है और उन्होंने कौन सी तालीम हासिल की? तो मेरे जो दामाद हैं वो यहाँ आके उन्होंने वो बीएससी के स्टूडेंट थे रब्बा में, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर में। तो वो शादी के बाद फिर वही रहे, पढ़ाई डिग्री ख़त्म की तो फिर यहाँ आ गए। यहाँ आके उन्होंने मास्टर की, कुछ देर तो पहले जॉब करते रहे, फिर मास्टर किया। वो एक ऑर्गेनिक फार्म में मैनेजर हैं। तो नंबर 2 जो मेरा बच्चा है वो मुबशर अहमद नासर, वो इस वक्त कनाडा में है पिछले 10 साल से। तो वो उसने आईटी में डिग्री की है, नैरोबी में पैदा हुआ था ड्यूरिंग माय नैरोबी स्टे। तो वो उसने बीएससी यहीं से की, ऑस्ट्रेलिया से ही, ब्रिस्बेन से। तो उसकी भी बीवी है, 3 बच्चे हैं। बीवी उसकी उसने ग्रेजुएशन कर ली है, अभी भी पढ़ रही है, अभी मास्टर कर रही है किसी सब्जेक्ट में। तो वो खुद भी पढ़ता रहता है, मगर वो वहाँ नैरोबी में काफ़ी बीमार हो गया था, और एक वक्त में तो डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगा। तो बिल्कुल करीबन मर्ग हो गया था, हड्डियां उसकी नजर आती थी, 3 केजी वजन हो गया था। तो उसको 2-3 दफा नमूनिया हुआ था। तो बहरहाल अब वो ठीक है वैसे तो, मगर इतना एक्टिव नहीं है, मगर पढ़ाई में फिर भी चल गया है। तो ज़रा नंबर 3 जो है वो सबसे छोटा यहाँ पर्थ में पैदा हुआ था। जब मैं कीनिया से वापस आया तो वो मैकेनिकल इंजीनियर है, और यूनिवर्सिटी में उसकी पोजीशन थी। तो उस यूनिवर्सिटी में मैंने भी 3 साल पढ़ाया है। तो मैं ज़्यादा इंजीनियरिंग क्लासें पढ़ाया करता था, मगर मैंने उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ाया, घर में अलबत्ता वो मुझसे पढ़ा करता था। तो वो यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन थी, उसको डायरेक्ट पीएचडी में दाखला दिया था, और उसने शुरू भी की थी, मगर
कोई 3-4 महीने के बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मुल्की हालात एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और काफ़ी सारी कंपनियां बंद हो गई थी। तो जो जिस कंपनी ने स्कॉलरशिप ऑफर किया था और वो जो प्रोजेक्ट था उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो बंद हो गया। तो वो कहने लगा कि मैंने तो अब नहीं मजीद पढ़ना। एक और कंपनी ने ऑफर किया था बट ही रिफ्यूज टू स्टडी। तो वो फिर उसको जॉब ऑफर हुए थे बहुत सारे, क्योंकि बड़ी अच्छी पोजीशन थी। तो अभी यहाँ पर्थ में ही है। तो पिछले 4.5 साल न्यूजीलैंड रह के आया है। वहाँ एक कंपनी में मैनेजर था, तो उन्होंने यहीं से ऑफर किया था। तो यहाँ छोड़ के वहाँ गया था, वहीं वापस आया है जहाँ शुरू किया था। अच्छा। तो वो तकरीबन उसको हो गए हैं 10 साल से ज़्यादा ही हो गए, 10.5 साल जॉब में। वो मैकेनिकल इंजीनियर है और आजकल यहीं पर्थ में है। आपके भाई भी थे? भाई मेरे 4 छोटे भाई हैं। मैं नंबर 1 था, रबा में पैदा हुआ था। और नंबर 2 जो है वो अशरफ है, वो रबा में ही है इस वक्त। वो ज़्यादा नहीं पढ़ सका, तो रबा में ही हमने उसको घर बना के दिया था और वो वहीं सेटल है, खुशबाश है। और नंबर 3 जो है मोहम्मद अकरम खालिद, मेरे ख्याल आपके छोटे भाई रजाक का शायद क्लास फेलो हो। वो केमिकल इंजीनियर था, बना था। और उसकी वाइफ जो है वो मेडिकल डॉक्टर है, वो अमेरिका में होता है। उसके भी 3 बच्चे हैं, तीनों ही डॉक्टर हैं। एक बड़ी बेटी पीएचडी डॉक्टर है, दूसरे 2 मेडिकल डॉक्टर हैं। तो नंबर 4 जो है वो मोहम्मद अफजल सादक, उसको रबा में बिया कहते थे। वो असल में सिंध में हम जब थे तो वीर कहते थे, वीर को सिंध में वीर कहते हैं। अच्छा। तो वीरा या वीर छोटे भाई को कहते हैं। तो उसको बीर बीर यहाँ आए तो बिया कहने शुरू कर दिया, तो वो बिया। तो वो उसने एमएससी मैथ की है। तो वो फिजी में काफी देर रहा है, 10 साल। तो अब न्यूजीलैंड में है पिछले कोई 20 साल से। तो उसके भी 3 बच्चे हैं, 2 इंजीनियर हैं, एक लड़की है, नर्स है। तो तीनों अपने घरों में हैं। ये तो न्यूजीलैंड में जमात की तादाद कितनी है अंदाजन? इस वक्त पिछले 2-3 सालों में काफी बड़ी है। उन्होंने असाइलम लिए हैं रिफ्यूजीज के, मलेशिया से और थाईलैंड से और मुख्तलिफ श्रीलंका से भी। तो और इंटर मैरिज भी हैं। तो उसके जरिए मेरा ख्याल है कि 1000 के करीब होंगे या जरा ज्यादा ही होंगे। पिछले 3 साल में काफी बड़े हैं। कोई वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे भी हैं अहमदियत में दाखिल? मौरी है एक, जो हाफ मौरी है, हाफ यूरोपियन है। वो है रेगुलरली, मेरे साथ भी उसका ताल्लुक है। फेसबुक में काफ़ी मिलने, काफ़ी सोशल है, हमारे सारे प्रोग्रामों में आता है। उसके अलावा वहाँ कुछ औरतें हैं जो अहमदी हुई थी, वो हैं अभी तक अहमदी। और दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट ए लॉट फाइनेंशियली। ये वो तो अहमदी हुई हैं अपने खामदों की वजह से या खुद आप? नहीं, ये इनके खामद अभी अहमदी नहीं हुए। इनके खामद ईसाई हैं, वो खुद अहमदी हैं। और उनमें से एक ने शायद अपने खामद को भी छोड़ दिया था। तो मुझे अब मौजूदा सूरत हाल का नहीं इलम, मगर जो मर्द है उसकी बीवी अहमदी नहीं है, मगर अहमदियों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, आना जाना है, मगर वो अहमदी बैत नहीं करती। तो मैं उसके पास भी गया था, उसके साथ भी रहा हूँ। तकरीबन 2 या 3 रातें रहा था। 2 रातें तो डेफिनेटली रहा था। तो वो उसकी बीवी से भी मैंने काफ़ी लंबी सिटिंग की थी, मगर वो काफ़ी दुनियावी किस्म की औरत है। तो बहरहाल वो है कोई 50-55 का होगा। कोई मौरी भी अहमदी है? हाँ, वो मौरी है ना। एक मौरी अहमदी है। हाँ जी। जब हज साहब गए हैं ना खलीफुल मसीह राबे, नहीं, तो उस वक्त वो नहीं मौरी था। के चीफ भी, आप तो शायद वहीं होंगे, वो कहते थे कि नाक से नाक मिलाते हैं। हाँ जी, वो उनका ट्रेडिशन है। तो हाँ, उनका जो चीफ मौरी है, चीफ ऑफ द मौरीज, उनका जो है ना ऑकलैंड के करीब ही है एक जगह जहाँ उनका हेडक्वार्टर है कह लें। तो वहाँ जो भी कोई नोटेबल आदमी जाएगा, जैसे किंग या क्वीन आती है, जब हजूर आते हैं, खलीफुल मसीह राबे भी आए थे, तो वो नाक से नाक मिलाते हैं, वो एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट है। तो और फिर वो झुक के
अपने जिस तरह हम रुकू करते हैं वो आएंगे। तो हजूर ने झुकने की इजाजत नहीं दी थी, झुकने की इजाजत दी थी मगर इससे ज्यादा झुकने की इजाजत नहीं दी थी। तो वो मगर जब हजूर आए हैं ये खलीफतुल मसीह खामस भी, तो बहुत सारे आए थे, उनसे सिटिंग भी हुई। यहाँ हमारे एक थे नाइजीरिया में पहले रहे हैं मुनीर शकील साहब, शकील अहमद मुनीर, वो यहाँ भी अमीर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में काफी लंबा अरसा। उन्होंने फिजिक्स में एमएससी की थी, कराची के थे, उनकी बीवी भी एमए या एमएससी थी। तो वो उनकी औलाद नहीं थी, तो वो जब नाइजीरिया थे तो वहाँ उन्होंने वक्फ किया था। तो वहाँ से फिर वो एज ए मुरब्बी ऑस्ट्रेलिया आए थे 1986 में या 85 के एंड में, मुझे अब याद नहीं से एग्जैक्टली, पीछे ही फौत हुए हैं कराची में। तो उन्होंने फिर जब न्यूजीलैंड गए हैं तो बहुत सारे मौरीज के साथ उनके तल्लकात कायम हुए थे, और उन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा किया है मौरी लैंग्वेज में, जो हमारी ज़बान में बाकायदा छापा है और अभी भी छपा हुआ है। हमने वहाँ बहुत सारी जो प्रिजन्स हैं और जो दूसरी लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ भी रखे हैं। मैंने भी जब मैं वहाँ था 3 साल पहले तो बहुत सारी लाइब्रेरियों में मैंने जाके तारफ़ कराया, रखे वहाँ तक, और बाकायदा जमात उनको रिकॉर्ड करवाया। तो तल्लका तो बहुत अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये मगर मौरी जो कबीला है इसकी ये सबसे बड़ा कबीला, और भी पुराने ओरिजिनल हैं कबीले या नहीं मौरी? इनसे ज्यादा पुराने वहाँ कोई नहीं है। तो इनकी प्रोपोर्शन कितने तादाद है उनकी? 10%? ये 500,000 से ऊपर हैं इस वक्त, कोई 7 और 8 लाख के दरमियान है, और न्यूजीलैंड की आबादी इस वक्त 5 मिलियन है। तो ये तकरीबन मतलब 12 से 15% होंगे, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता ठीक सकता है। अंदाजन। तो लेकिन मगर जो उनकी जो जैसे जो अमेरिका के हैं पुराने रेड इंडियंस, उनको रखा हुआ है रिजर्वेशंस में, ये मिक्स अप हो नहीं गए हैं नहीं सोसाइटी में। नहीं, ये जो है ना मौरीज, ये ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका या वेस्ट इंडीज की तरह नहीं है। ये अमेलगेमेट हो गए हैं सोसाइटी में। मैं बताता हूँ ना, असल में दे आर सुपीरियर देन यूरोपियंस। अरे वो तो हर जगह ही होते हैं। नहीं, हर जगह नहीं होते, आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेंगे। ये जो व्हाइट आदमी है, व्हाइट रेस, ये अमेरिका में भी सुपीरियर अपने आप को करते हैं, वो मुझे पता है। उसमें हाँ वेरेवर मगर दे आर, जो व्हाइट रेस है उनके न्यूजीलैंड में दिमाग में है। मौरीज आर सुपीरियर। नहीं, आप ना समझे, वो अपने आप को समझे। नहीं, हुआ ये है कि जब ये यूरोपियन आए हैं ना इंग्लिश, उनमें ज्यादा स्कॉटिश थे। मैं जरा ना पानी ले लूं, तस्नीम तस्नीम, मैं जरा पानी ले लूं। ये जब आए हैं ना तो इन्होंने वहां मौरी जो है ना वो जापानीज और जो दूसरे जजीरे हैं ना पैसिफिक में, वो उस रेस के बाई प्रोडक्ट्स हैं। रंग इनके बहुत साफ हैं जापानीज की तरह, बल्कि सफेद हैं, और फीचर बड़े अट्रैक्टिव हैं और बड़े वार वेरियर हैं। तो वो जब ये यूरोपियन आए तो उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया रहने के लिए। तो और जितने आए वापस भेज दिए। फिर वो दोबारा आए असला लेके, और जो उनके पास उस वक्त हथियार था, फिर आए, तो उनकी आपस में जंगें हुई, और वो तकरीबन सारी जंगें जो थी वो यूरोपियन ने हारी हैं। यूरोपियन ने क्या, इंग्लिश कह लें, इंग्लिश या स्कॉटिश, तो आयरिश भी थे, स्कॉटिश भी थे, तो वो हारे और हर दफा मार खा के जाते थे। फिर जब आए ना 18 कुछ था, 1840 कुछ, तो उन्होंने कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, हम आपके लिए तोहफे लेके आए हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो मॉरिस ने फिर एक ट्रीटी की उनके साथ, जिसको वाइटिंगी ट्रीटी कहते हैं, या मॉरिस ट्रीटी। उस ट्रीटी के तहत मॉरिस का जो है ना जो बेनिफिट्स हैं, जो राइट्स हैं, जो उनके है ना, दे विल रिमेन द अपर क्लास एंड दे विल बी रिफ्यूजीज।
जो इंग्लिश हैं, तो इंग्लिश उनके नीचे लग के रहे हैं। फिर बाद में इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, अपनी आबादी बढ़ा ली ऐसा ऐसा। मगर वो अभी भी दे उनकी जो स्टेटस है नेशनल लेवल पे, इट इज अ सुपीरियर। उनकी पोजीशनें, उनके ओहदे, उनकी एजुकेशन, हर चीज में वो आगे हैं। एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वेरी हेल्थी पीपल। ठीक है, अब हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ चलते हैं। आपको माशाल्लाह जी। आप काफी देर होगी बोलते हुए, थक भी गए होंगे, डेढ़ से भी आप जाते हैं बाहर। तो अब ये है कि तलीम इस्लाम कॉलेज के जो कुछ, अगर कोई स्टूडेंट आपके मुल्क में हो या आपके दोस्त हों, मुझे वो करीम नज़ीर साहब का फ़ोन आता रहता है, वो भी आपका पूछते हैं। रशीदुद्दीन जो नासिरुद्दीन साहब के बेटे थे, वो भी पूछते रहते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह उनका छोटा और भाई भी, सलाउद्दीन मेरा क्लास फेलो था। बिल्कुल और वो अपना ताहिर साहब हैं जो शेख नूर अहमद साहब के बेटे थे, शेख नूर अहमद साहब के अच्छा। लाहौर में। नासिर भी और उमर भी, तो उनसे भी रब्ता होता रहता है, आपसे का जिक्र करते रहते हैं। तो कोई और भी जज़ाकल्लाह। दोस्त हो आपके, तो आप अगर उनका थोड़ा जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, जो हमारे दोस्त तो दारुसल खैर बहुत के। ज्यादा हैं। ताहिर सदीक साहब भी मेरा जर्मनी में लगभग, होते हैं, हाँ जी। और सदीक अमरी साहब तो के बेटे हाँ जी, हाँ जी, मैंने उनको नसीम पढ़ा, हुसैन अयाज आबद, वो भी हाँ जी, यहीं के। आबद को भी पढ़ाया, मैंने इनको पढ़ाया भी है ना। अच्छा अच्छा ताहिर अगर के मुझसे आगे था मगर पढ़ाई में पीछे था। तो अच्छा वो जब उसकी बात, तो मैंने उनको पढ़ाया भी था, उनकी बहनों को भी पढ़ाया है। बड़ी जो है अमतल रफीक सदीक, और दूसरी रकीब है, तीसरी बिल्लो है, पता नहीं नाम क्या है, सलीमुद्दीन की बीवी। हाँ जी। तो बाकी जो छोटियां हैं उनको मैंने नहीं कभी पढ़ाया। तो वो तो खैर कभी कभी पढ़ाया करता था, कोई मैथ का प्रॉब्लम है तो उनकी अम्मी ने कहना कि इनको समझ नहीं आई, तो मैं समझा देता था। तो बहुत सारे हैं, फिर किसी वक्त बैठेंगे गपशप लगा लेंगे। या जब आप इस वक्त अगर यहाँ शाम के 5 से 7 हम फारग ही होते हैं अक्सर ठीक है, में, तो जब भी आप चाहें फोन कर लें। ठीक है, तो आपको बाकियात, तो फिर इस तरह इंशाल्लाह। प्रोग्राम भी कर लें। जी जी, तो अगला प्रोग्राम फिर हम जरूर करेंगे। तो हाँ चाहिए जी, साहब, आखिर में अगर आप कुछ करना चाहे बात तो आप कर लें, उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। चाहिए साहब, जी डॉक्टर या साहब, चलेंगे। आपने एक मुहिमा डाल दिया था कि 4 शादियां की हैं और चौथी जब किया तो अभी नहीं, तीसरी नहीं चौथी की। शादी की है, 4 तो नहीं, चौथी। हाँ, आपने कहा ना कि तीसरी अभी नहीं की, चौथी कर रही है। हाँ जी, वो क्या मुहिमा है? नहीं चौथी से शुरू किया ना, 4 3 2 1, अभी दूसरी और पहली नहीं की। अच्छा, तो फिर चार चार क्यों कहते हैं? 4 नहीं ना कहा मैंने, सिर्फ ये कहा चौथी की है। हाँ वही, आप भी वो हाफिज मुख्तार साहब शाहजहानपुरी की तरह मुहिमा डाल देते हैं। आपने देखा हो तो हाफिज मुख्तार में शाहजहानपुरी को कि नहीं? नहीं, 4 तो अगर मैं कहूँ फिर तो गलत है। मैंने ये कहा है कि चौथी, तो चौथी से इसलिए शुरू किया कि अल्लाह ताला के घर से उम्मीद रखनी चाहिए कि कभी तीसरी भी हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी। तो 4 से इसलिए शुरू किया कि 4 की इजाजत है। अच्छा, तो आपने जो पहली शादी की उसका नाम चौथी रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन लगता तो नहीं है अभी। बहरहाल अल्लाह ताला के हाँ, नाउमीदी की भी गुंजाइश नहीं होती। आपकी वाइफ को भी पता है कि वो चौथी है? हाँ जी, वो सुन रही हैं। ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके यहाँ हमने टाइम क्या है इस वक्त? यहाँ शाम के 7 बजे हैं, 7 और 8 मिनट। 7 घंटे हाँ का तो फर्क है, 7 घंटे काफी, आगे हैं वो। हाँ आप जी, आपके बताने से 12 बजे काफी हैं। फर्क है टाइम का। जी, जी, मगर यहाँ चूंकि गर्मियां हैं तो अभी सूरज नहीं गुरूब हुआ। अच्छा। आई कैन सी द सनलाइट आउट। तो आपके आपके यहाँ सूरज इस आज वक्त गुरूब टेम्परेचर 20 पे। टेम्परेचर क्या है इस इस वक्त? वक्त तो होगा कोई 23 24 25। अच्छा अच्छा, और हमारे इस वक्त है कोई -12 के करीब है, और अब थोड़ा सा कम हो गया, शायद 8 है। तो जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त -12 था, यहाँ पे सर्दी है।
और आप गर्मी एंजॉय कर रहे हैं वहां पे। हाँ जी, आपने टी शर्ट पहनी हुई है और हम स्वेटर और कोटों में बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरा पसीना निकल रहा है। अच्छा, तो आपको तो एसी चलाना पड़ेगा इस मौसम में ऐसे। हाँ जी, वो पंखा चलाया था, असल में उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी तो मैंने अच्छा, इसलिए बंद कर दिया। आज हमने डॉक्टर मोहम्मद असलम नासर साहब से ऑस्ट्रेलिया से गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप तलीम इस्लाम कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो इंशाल्लाह उनसे अगली मुलाकात जल्दी होगी। आज की मुलाकात का यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और ये आमीन मुलाकातें चलती रहें। जज़ाकुमुल्लाह, आमीन। आसन जज़ा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ओके जी, अल्लाह ताला